तो देखो, आज का क्या टास्क रहने वाला है कि जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और उन प्रोग्राम्स में भी कौन कौन से प्रोग्राम्स रहेंगे। 9 प्रोग्राम्स बेसिक से रिलेटेड रहेंगे, मतलब जिसमें ओनली बेसिक्स फंडामेंटल्स रहेंगे। और फंक्शंस के 12 प्रोग्राम्स रहेंगे। और एक मैं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इसमें आपको। अभी तो थोड़ा डर लगेगा कि एग्जैक्टली हम इतने प्रोग्राम्स कैसे कर पाएंगे। बट वो जो डर है, वो फियर है, वो भी हम रिमूव कर लेंगे। और 11 प्रोग्राम्स हमारे एरे से रिलेटेड रहेंगे। अभी का जो हमारा टास्क रहेगा पार्ट 1 का, वो यही प्रोग्राम्स रहेंगे। टोटल प्रोग्राम्स हमारे कितने हो गए? 9 और 12 मीन्स 21, 32 प्रोग्राम्स हो गए। तो ये 32 प्रोग्राम्स में डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। इन शॉर्ट 15 प्रोग्राम्स हम करेंगे। और 15 प्रोग्राम्स ये 32 प्रोग्राम्स के इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 इवनिंग में मैं ये डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारे स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स रहेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट रहेगा और पॉइंटर के प्रोग्राम रहेगा। बस ये पॉइंटर की जो प्रोग्राम्स हैं ये आप स्किप भी कर सकते हो। बट स्टिल थोड़ा सा हम आइडिया लेके चलेंगे, ज्यादा आइडिया नहीं लेना है। थोड़ा सा आइडिया लेंगे स्ट्रिंग पॉइंटर के प्रोग्राम्स का। और अगर आपने पूरा स्किप भी कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हम एक HTML का करेंगे और एक प्रोग्राम हम C++ में से करेंगे। तो जो भी आपको स्ट्रेस देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी ये, और स्ट्रिंग भी स्किप नहीं करना है। और फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा सा प्रोग्राम्स हम करेंगे। 15 प्रोग्राम्स हैं, एक्चुअली में वो 15 नहीं है, एक जैसे ही प्रोग्राम्स हैं। तो बहुत इजी तरीके से हमारा हो जाएगा। टोटल प्रोग्राम्स की काउंटिंग तो 72 है। बट वही डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आराम से यहाँ पर 35 प्रोग्राम्स बनते हैं। अब ये 35 प्रोग्राम्स की हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो केवल एक प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए होगा। लेकिन हो सकता है कि इन्हीं में से 2 प्रोग्राम्स आ जाए, तो आप दोनों C++ के अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर HTML का बहुत बेकार प्रोग्राम आया और आप HTML का नहीं कर पा रहे हो तो। और क्या आप टेंशन हो सकती है वो भी देखेंगे। और वो ध्यान में रखना है। यहाँ पर बेसिक्स के 9 प्रोग्राम्स हैं, तो जिसमें से यहाँ पर अगर फर्स्ट प्रोग्राम को अगर हम फाइंड आउट करें, बेसिक्स में फर्स्ट प्रोग्राम मैंने कौन सा लिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वन एंड प्रिंट। हमें क्या करना है, 3 नंबर्स एंटर करने हैं और स्मॉलेस्ट निकालना है। तो ये तो बहुत बेसिक प्रोग्राम है। सेम प्रोग्राम अगेन आया, यूजिंग कंडीशन कंट्रोल डाल दिया। यूजिंग कंडीशन कंट्रोल का मतलब वही इफ कंडीशन हो गया या फिर टर्नरी ऑपरेटर हो गया। बट इफ कंडीशन से कर दिया तो भी चलेगा यहाँ पर, और इफ कंडीशन से। तो ये दोनों का आंसर मैं केवल एक देने वाला हूँ। एक आंसर करेंगे, 2 प्रोग्राम्स हो गए। सेम यहाँ पर रहेगा हमारा, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर। ये भी हम कर चुके हैं, बट एक बार हम रिवाइज करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फिर फिबोनाची सीरीज आ गया, फिर यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स आ गया। फिर आ जाएगा हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर। और यहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर है, प्राइम नंबर है, और ग्रेटेस्ट GCD नंबर। ये भी बहुत आता है। तो ये सभी मोस्ट वांटेड प्रोग्राम्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ नया नहीं है, 2 प्रोग्राम्स को मैंने एक साथ ले लिया। एंड इसका आंसर अगर हम डिस्क्राइब करें तो बीच में अगर कोई डाउट होगा ना तो वो भी पूछ सकते हो आप। अगर हम यहाँ तक देखें तो ये जो फंडा है कि हम नॉर्मल हेडर फाइल्स लगाना है, CLR SCR लगाना है। एक बार मैं फर्स्ट प्रोग्राम में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर, जिसमें एक स्पेस की भी एरर नहीं करना है। 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए क्योंकि 3 नंबर्स एंटर करना है, और 3 नंबर्स हमारे यहाँ पर एंटर हो गए। एंड देन फिर हमने कंडीशन लगा दिया A <B एंड A <C। बहुत टाइम हो गया ये वाला कंडीशन लगाए हुए, मैंने शायद 5-6 मंथ पहले ये समझाया था प्रोग्राम। बट एक बार रिवीजन करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट नंबर हमने प्रिंट कर लिया। अगर A B से जैसे बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रोग्राम होगा तो मैं बहुत फास्ट उसे बताकर खत्म कर दूंगा। A <B, A <C। ए हम चेक करेंगे, बी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, देन जो ए है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। देन फिर हम बी के लिए बात करेंगे यहाँ पर, एल्स एल्स इफ बी स्मॉलर देन ए एंड बी लेस देन सी। तो यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, जगह नहीं है इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पर रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आप एल्स वाला पार्ट उसके साइड में लिखोगे, उसके नीचे ही लिखना है। और अगर पेज फिनिश हो जाता है तो उसको नेक्स्ट पेज पर लिखना है, साइड में नहीं लिखना है। जैसे मैंने साइड में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी साइड में लिखो। तो ये सीधा चला जाएगा इसके नीचे। सर हाँ बोलो।
सर 2 नंबर इक्वल हो गए तो ये प्रोग्राम में गड़बड़ दिमाग नहीं मत होगी? लगाओ, दिमाग मत लगाओ उतना। वो तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इफ बोथ नंबर आर इक्वल देन यू नीड टू डू गो विद दिस पार्ट, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करके देंगे। अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिंपली बोला है, अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं तो वो क्या बोल रहे हैं कि 3 इंटीजर नंबर्स हैं जिनको आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है ओनली। तो अब वो दोनों नंबर इक्वल हैं या तीनों नंबर इक्वल हैं तब क्या करेंगे, तो उतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है, वो तभी जाना है जब वो मेंशन करेंगे कि बहुत नंबर शुड बी इक्वल या ऑल नंबर्स आर शुड बी इक्वल, देन यू नीड टू डू दिस टास्क वगैरह वगैरह। तो ऐसा करना है आपको। सर तो अगर वैसे आया तो लॉजिक क्या लगाएंगे? फिर तो और कंडीशन लगा दो, उसी के नीचे और कंडीशन आ जाएगा, इफ कंडीशन आ जाएगा, ए डबल इक्वल टू बी अगर ऑल नंबर्स के लिए है, और ए डबल इक्वल टू सी। सपोज अगर ए बी से इक्वल है और ए सी से भी इक्वल है, तो ऑल नंबर्स आर इक्वल। एक तो ये ऑल नंबर्स के लिए हो गया, एंड देन उसके भी नीचे अगर आप ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, हो सकता है कि केवल ये दो इक्वल हो, तो और कंडीशंस आ जाएगा एलसिफ में, वो कंडीशन ऐड होता जाएगा। अभी समझ में आया या कंफ्यूजन है अभी? लेकिन ये पहले से नहीं लगाना है, ये अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो ही लगाना है। क्लियर हुआ? ओके सर। हाँ, क्योंकि इतना याद रखिए, जितना वो मेंशन कर रहे हैं केवल उतना ही करना है। अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है या नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कभी कभी यही हो जाता है कि मैं भूल ही जाता हूँ स्टार्ट करना। तो स्टार्ट है। अब पॉइंट ये है कि ये आज कंप्लीट प्रोग्राम्स हमारे हो जाएंगे, जो भी एरे से रिलेटेड है, नॉर्मल प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम्स हैं, स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स हैं। इवनिंग की क्लास तक हम ये पूरा प्रोग्रामिंग जो है सॉल्व कर लेंगे। फिर कल आपके पास टाइम होगा, परसों आपके पास टाइम होगा ये प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपको प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा आपने प्रोग्राम का प्रैक्टिस किया, फिर आपने थियोरी किया, फिर प्रोग्राम का प्रैक्टिस किया, थियोरी किया, माइंड को स्विच करते हुए चलना है। एक ही चीज को करते हुए चलते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। अब प्रॉब्लम ये होगी, जैसे ही आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम अपने टेस्ट पेपर में देखोगे, तो आप सबसे पहले इसी को टिक करोगे और इसी को कर दोगे। मैं बोलूंगा अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम आया है तो थोड़ा सा पेशेंसफुली पढ़ना है कि अभी उन्होंने क्या किया है फैक्टोरियल के प्रोग्राम में। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आ गया तो आपको पूरा प्रोग्राम पढ़ना है, कहीं उन्होंने कुछ ऐड तो नहीं किया है। अगर उन्होंने ये तो नहीं बोला है यूजिंग पॉइंटर, तो आपको नहीं करना है फैक्टोरियल का। कोई दूसरा देखो, यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यूजिंग फंक्शन। तो देखो कि वो जो यूजिंग बोल रहे हैं वो वाला यूजिंग आपको पॉइंट क्लियर है या नहीं। अभी जो मैं फैक्टोरियल करा रहा हूँ दैट इज टोटल नॉर्मल, उसमें कुछ भी यूजिंग वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रोग्राम है। इसलिए हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को पूरा अंडरलाइन करते हुए चलना है। अब ये कंप्लीट एक प्रोग्राम है। अब यहां पर हमने एक नंबर एंटर कर लिया, फैक्ट इक्वल टू 1 हम लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक बार एनालाइज करके बता देता हूँ। आई थिंक सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये पता है। मुझे नहीं लगता कि किसी कोई भी एक पर्सन होगा जिसको नहीं पता, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर अगर हमने n इक्वल टू 5 ले लिया, तो ये 5 टाइम चलेगा और ये लाइन भी 5 टाइम आपकी वर्क करेगी। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। लेकिन ये काम कैसे करेगा? यहाँ पर फैक्ट में है 1, इंटू आई जब हम करेंगे तो 1 आएगा, और फिर फैक्ट में 1 है, इंटू 2 करेंगे, आई का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर फैक्ट में अब 2 आ चुका है, ये सब फैक्ट में स्टोर होती जा रही है वैल्यू। आई का नेक्स्ट वैल्यू आएगा 3, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फैक्ट की वैल्यू है अभी करेंटली 6, और यहाँ पर आएगा 4, 24 हो जाएगा। एंड फिर 24 फैक्ट का वैल्यू, एंड यहाँ पर 5, तो 120 हो जाएगा। तो इसका आंसर जब आप लूप से बाहर निकलोगे 5 पर आप लूप से बाहर आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है, और फैक्टोरियल इक्वल टू 120 प्रिंट हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, विदाउट यूजिंग फंक्शन, विदाउट यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एंड विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि विद यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, विद यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो अगर हमने कुछ ऐसा किया होगा तो आप अटेम्प्ट करना, अदरवाइज इसे स्किप कर देना। ये मत सोचना कि ये कर देंगे, अगर वो यूज नहीं किया तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे।
शायद ही मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स वो दया करके आपको दे दे टीचर। इसलिए जो भी क्वेश्चन आया है आपके सामने, तो पहले तो ये देखो कि यूजिंग क्या दिया है उन्होंने। तो ये बिल्कुल मैंने बेसिक वाला बताया है। सर अगर इसमें जीरो आ गया तो भी इसका लॉजिक नहीं चलेगा ना, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल वन रहता है। यस, इसमें एक सेकेंड, मैं पीछे करता हूँ इसे, वापस लेके आते हैं। अब जैसे अगर हमने 1 एंटर किया तो 1 आ जाएगा, 2 एंटर किया तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन 0 आया तो 0 का फैक्टोरियल 1 आना चाहिए। तो भी 1 आ जाएगा ना। सी, लूप तो चलेगा नहीं। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? सर वन होता है। तो 1 आएगा या नहीं बताओ? क्योंकि फैक्ट में 1 है, लूप चलेगा नहीं, सीधा फैक्टोरियल तो 1 आ जाएगा अगर आप 0 एंटर करोगे। सर लेकिन आई की वैल्यू जीरो नहीं होगी। वाई? क्यों होगी? देखो, सिंपल सा फंडा है, इनडायरेक्टली ये काम करेगा। इनडायरेक्टली काम करेगा, आपको उसके 0 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपने 1 एंटर किया, आपको समझ आ गया 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। 2 एंटर किया, आपको समझ आ गया 2 आ गया। अब आपका कंफ्यूजन है कि अगर आपने 0 का फैक्टोरियल निकालने की कोशिश की, एन अगर 0 कर दिया तब क्या होगा? तो आप देखो, एन 0 है, कंडीशन फॉल्स, ये ऑपरेट ही नहीं करेगा। सीधा फैक्ट में 1 है, वो फैक्ट 1 प्रिंट कर देगा, काम खत्म हो जाएगा। तो आपको वो इफ कंडीशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है कि एन शुड बी 0। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होगे कि एन अगर 0 है तो फैक्ट 1 हम प्रिंट कर दें। आप ऐसे ही सोच रहे हो। हाँ सर। हाँ, मत सोचो ऐसा। अगर ऑटोमेटिक वो काम हो रहा है तो उसमें जबरदस्ती उस चीज को ऐड करने की कोशिश मत करो। और दूसरा, इन्होंने अगेन एक और चीज मैं बोलूं, यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं है कि क्योंकि वो एक स्पेशल केस आ गया। फैक्टोरियल 0 इज अ स्पेशल केस, बट स्टिल वो वर्क कर रहा है हमारे इस प्रोग्राम से। बताओ कर रहा है या नहीं? कर रहा है ना। हाँ सर। हाँ, मतलब मेन चीज है आंसर आना चाहिए, जरूरी नहीं कि इफ कंडीशन लगाकर ही आंसर आए। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 100 और एन नेचुरल नंबर। देखो ये एट द एंड यहाँ पर दो प्रोग्राम्स हैं, मैंने दो प्रोग्राम्स को मिक्स किया है। फर्स्ट 100 या एन, ऐसे मिक्स नहीं आएगा। एक तो चीज ये याद रखो, क्या होगा, मिक्स नहीं आएगा। ये मैंने मिक्स किया है अपनी तरफ से। तो मैं यहाँ पर दोनों प्रोग्राम्स के आंसर दूंगा। इसका मतलब क्या है? आपको जब क्वेश्चन C++ में दिया जाएगा तो आपको पहले देखना है एन नंबर्स के लिए है या 100 के लिए या 10 के लिए या 50 के लिए या 60 के लिए है, जो भी उन्होंने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग हम उसे ऑपरेट करके चलेंगे। तो यहाँ पर हमने आयोस्ट्रीम को न्यूमैन सीएलआर एससीआर, फिर हमने एन ले लिया आई, और सम इक्वल टू 0 पता चल रहा है प्रोग्राम से। अब बात आती है कि आप ये क्वेश्चन ये भी पूछोगे कि कोई वेरिएबल अगर लेना भूल गए तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जहां हमें याद आ गया वहां ले सकते हैं या नहीं। पहले तो मैं बोलूंगा, इस जब वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो उसकी एक लाइन आप छोड़कर चलिए, कि कोई भी और सेमीकोलन मत लगाओ। जैसे कि कॉमा करके आप वेरिएबल ऐड ऑन कर सकते हो, और बाद में फिर सेमीकोलन लगा देना, पता चला सेमीकोलन लगाना ही भूल गए। तो मेरी बातों को इंटरप्रेट भी कर सकते हो कि सर आपने ही बोला था मत लगाओ। वो तो मैंने ये बोला कि कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर आपको लगाना है और एक लाइन थोड़ा सा स्किप करके चलो, जिससे कि आप रिमेनिंग वेरिएबल ले सकते हो। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, एक नंबर एंटर कर लिया, यहाँ तक तो कॉमन है कोड। उसके बाद हमने 1 to n एक लूप लगाया, एंड सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया। ओके, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, तो 1 से लेकर n, ये 100 के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये n के लिए है, हमने n एंटर किया है। तो ये तो हो गया n, जो भी आप n की वैल्यू डालोगे वो प्लस होकर आ जाएगा। अगर सपोज n का वैल्यू अगर मैंने 5 एंटर किया, जैसे मैंने फैक्टोरियल समझाया था वैसे ही ये है। सम, मैं एक बार समझा देता हूँ, सम प्लस आई, और सम का जो वैल्यू है 0 है। फैक्टोरियल जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें 1 चूज करना है, और प्लस के लिए 0 चूज करना है। तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर सम के अंदर 1 आ गया, आई के अंदर 2 आएगा, ये 3 हो जाएगा। एंड सम के अंदर 3 आ गया है, अब आई के अंदर भी नेक्स्ट वैल्यू 3 ही आएगी, तो 6 हो गया। एंड यहाँ पर 6 आ गया, और आई का नेक्स्ट वैल्यू 4 होगा, तो ये 10 हो जाएगा। एंड
यहाँ पर 10 और आई का नेक्स्ट वैल्यू 5 और ये 5 तक ही चलेगा, 15 आ जाएगा। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू यहाँ पर 15। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग कि सम ऑफ n नंबर्स, n की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और वो आ जाएगा। तो आप जैसा आंसर लेकर आना चाहते हो आप वैसा प्रिंट कर सकते हो। तो उसका तो कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं दिया कि ऐसा ही प्रिंट करना है, सीधा सा मैसेज डालो सम ऑफ n, सॉरी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, बस इतना प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गया n नंबर्स के लिए। बस इसमें दोनों केसेस में आपको याद क्या रखना है, मल्टीप्लाई के केस में जो फैक्टोरियल हमने किया था वहां पर जीरो की जगह पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। मतलब वहां हमने 1 यूज किया था, यहाँ पर हमने 0 यूज किया है, बस इतना याद रखना है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब व्हाट अबाउट 100 नंबर्स, 100 नंबर्स के लिए कितना चेंज होगा वो हमें थोड़ा सा समझ के लेना है कि हमें यहाँ पर कितना चेंज करना होगा हंड्रेड्स के लिए। तो वो भी मैंने कोड दिया है। फॉर 100 नंबर्स डबल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी यहाँ पर कि नॉर्मल यहाँ तक तो कोड सेम है। क्या पॉइंट मिस हुआ हमारा, ये वाला, क्योंकि अब हमें एन नहीं लेना पड़ेगा। ऑलरेडी वी नो कि हमें 1 से लेकर 100 तक चलना है, तो इसका फिक्स आंसर आएगा 1 to 100। इसका जो भी आंसर आएगा 1 to 100 का पूरा फिक्स आंसर आ जाएगा। तो अब आपको ये पता चल रहा है एन होगा तो कैसे करेंगे और फिक्स वैल्यू होगी तो कैसे करेंगे। एक ही जगह पर दोनों आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 1 प्रोग्राम है, इट्स नॉट 2 प्रोग्राम, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया था। मोस्टली प्रोग्राम्स ऐसे रहेंगे। यहाँ पर अच्छा, इसमें मैं एनिमेशन लगाना भूल गया। इधर फिबोनाची सीरीज का 15 टर्म्स का है। यहाँ पर अगर आप फिबोनाची सीरीज देखो, ये एन टर्म्स को बाद में देखेंगे, यहाँ पर 15 टर्म्स के लिए फिक्स है जैसा अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, ये तो मैं बोल रहा हूँ। और हाँ अगेन यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम आ जाती है, अगर उन्होंने बोला यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यूजिंग कुछ तो यूजिंग लगा दिया। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो यूजिंग नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं, नॉर्मल प्रोग्राम है। वाइट मैन के अंदर सीधा सीधा आप फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कर रहे हो, वो यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट और यूजिंग ये नहीं दे रहे हैं। अब बात आएगी कि सर उन्होंने अगर यूजिंग वाला दिया तो वो बता दो अभी। तो जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला पार्ट में समझाऊंगा तो वहां पर भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं। आप देखना कि आपको वो कितना आप उसे टैकल कर पा रहे हो, आपको कितना याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो आप कर सकते हो, वैसे मैं जिस टाइप से बताऊंगा उस बेसिस पर आपको याद रहेगा, 101% याद रहेगा, क्योंकि सी प्लस का प्रोग्रामिंग हमने काफी किया है। तो वो तो याद रहने ही वाला है। और पूरा दोनों प्रोग्राम्स तो हमें सी प्लस के अटेम्प्ट नहीं करने हैं, केवल एक करना है। तो एक तो आपका ऐसा फंस जाएगा इन प्रोग्राम में से कि आप इजिली 5 out of 5 मार्क्स ला सकते हो। बट स्टिल थोड़ा बैकअप प्लान, जो भी मैं हमेशा बात करता हूँ बैकअप प्लान का, ये कि बाई चांस सी प्लस HTML में कुछ तो ऐसा अजीबोगरीब दे दिया जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो पूरा प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो सी प्लस प्लस भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अराउंड 72 प्रोग्राम्स। और डरना नहीं है 72 प्रोग्राम्स सुनकर, वो एक्चुअल में 72 प्रोग्राम्स नहीं है, अराउंड 35 प्रोग्राम्स है। और 35 प्रोग्राम्स में से भी 30 प्रोग्राम्स या 25 प्रोग्राम्स का तो हमने इतना प्रैक्टिस किया है कि अभी भी आप कर दोगे। बट एक बार एज अ रिवीजन टाइप हम ये लेकर चल रहे हैं, वो भी आज के लिए। आज के बाद सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स का केवल आप डाउट पूछोगे, मैं अपनी तरफ से कोई भी प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आज इवनिंग तक पूरा सी प्लस प्लस हम फिनिश कर लेंगे। और आज का जो टास्क है उसमें बेसिक फंक्शंस एंड एरे कंप्लीट हो जाएगा अभी इवनिंग वाला मतलब आफ्टरनून वाले टास्क में, क्लास में। अब देखो ये क्लास कब तक चलता है, कितना टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, बाद में आप डाउट पूछ लेना। यहाँ पर हमने ए और बी प्रिंट कर दिया, ऑलरेडी टू टर्म्स प्रिंट कर चुके हैं, इसलिए हमने थर्ड से स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी 2 टर्म्स प्रिंट हो गए हैं। तो 3 से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि हमने 3 से क्यों स्टार्ट किया। ऑलरेडी 2 टर्म प्रिंट कर ली, इसलिए हमने 3 से स्टार्ट किया। एंड डायरेक्टली इसमें प्लस किया और सी को प्रिंट किया। और ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, इसे समझना होता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ अभी। बेसिकली तो एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है याद रखने का कि ये याद कैसे रहेगा। हमें पता है कि 0 and 1 ये ए है ये बी है, दोनों को ऐड करके यहाँ पर दोनों को जब ऐड करेंगे वो सी के अंदर आ जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या है, ये ए बन जाएगा ये बी बन जाएगा, बनाना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो जो 2 है वो सी के अंदर आ जाएगा। ऐसे ये पूरा आगे सीक्वेंस चलेगा। अब यहाँ पर हमें ये
कोड लिखना होता है 2 लाइन्स, यही मेन इंपॉर्टेंट है फिबोनाची सीरीज की जो जान है, ये समझो, ये है मेन जो पॉइंट है यहाँ पर। तो इधर ए इक्वल टू बी लगाया, एक पेयर आपका ये बन गया, ये देखो यहाँ बन गया, और बी इक्वल टू सी किया, क्योंकि सी का वैल्यू बी में डालना है, बी का वैल्यू ए में डालना है, तो आपका बी का वैल्यू ए में डालोगे तो ए यहाँ पहुंच जाएगा, सी का वैल्यू बी में डालोगे तो बी यहाँ आ जाएगा, फिर दोनों ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सी में 2 आ जाएगा। तो जस्ट ऐसे पेयर बना सकते हो, ए इक्वल टू बी का पेयर बन गया और बी इक्वल टू सी का पेयर बन गया। अगर जिस टाइप से मैंने ये समझने की कोशिश की है, ये जब मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि ऐसे पेयर बनाकर इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो कभी भी पूछ सकता है, तो बार बार तो हम नोट्स नहीं देख सकते, तो यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ 10 ईयर्स पहले की तो मैं यहाँ पर फिर ऐसे लॉजिक्स लगाए मैंने कि मुझे कैसे याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, कि रैंडमली किसी ने पूछा और डायरेक्टली मैंने बिना नोट्स देखे और आंसर बता दिया। अभी तो खैर क्लियर है, 10 ईयर्स की प्रैक्टिस है तो याद रहता है। यहाँ पर इस टाइप से आप याद रख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, सबसे बेस्ट ये है। तो ये टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एन टर्म्स के लिए अगर बात करें, तो एन टर्म्स के लिए सबसे पहले तो एन नंबर ऑफ टर्म्स लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमें, जैसे अभी आप अपना अलग अलग लॉजिक लगा रहे थे, तो यहाँ पर लगाओ, अगर एन 1 है तो केवल एक टर्म प्रिंट होगा, ओनली वन टर्म प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। फिर अगर 1 नहीं है, अगर सपोज 2 है, तो सीधा 2 टर्म्स प्रिंट होगा। और अगर सपोज हमने 2 भी डाला तो लूप तो चलेगा नहीं, ओनली 2 टर्म्स प्रिंट होकर रह जाएगा। लेकिन अगर हमने 5 एंटर किया, तो उस केस में क्या होगा, 2 टर्म्स प्रिंट हो जाएंगे, एंड 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए लूप चलेगा, मतलब 3 टर्म्स यहाँ से आ जाएंगे, 3 टर्म्स लूप से आ जाएंगे, 2 टर्म्स ऑलरेडी प्रिंट हो गया है। ये लॉजिक लगाया है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि एन के N1 के लिए ए प्रिंट कर दिया, फिर N2 के लिए अलग से लूप लगाया, वो यहाँ पर अगेन हमने मास्टर प्लान यूज किया है। एक तो आपके माइंड में ये आएगा कि N1 के लिए चेक कर लिया, और फिर N2 के लिए चेक कर लो, और बाकी का पार्ट एल्स में डाल दो। 3 के लिए एल्स में डाल दिया, यहाँ पर ए बी प्रिंट हो गया, ये बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में आएगा, और बाकी का एल्स में डाल दिया। लेकिन मैंने क्या किया, इस वाले कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिया। तो अगर आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पूछने ही वाले हो मुझसे कि सर N2 डाल दिया, ये तो मतलब अब 3 के लिए है, मतलब अब 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या होगा। तो ये वाला जो फंडा है वो 2 के लिए भी काम करेगा, 3 के लिए भी काम करेगा, 7 के लिए भी काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। बस यही है, 2 के लिए लूप नहीं चलेगा, केवल ये दोनों टर्म्स प्रिंट होकर रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 होगा, लूप चलेगा नहीं, काम खत्म हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा स्मार्ट गेम प्ले करना है, बस इतना याद रखिए। सर कर एक डाउट था। दिया, हाँ पूछो। सर आई थिंक मैंने पूछा था लेकिन मुझे याद नहीं। सर इधर हम मतलब वो जो फॉर लूप के अंदर हमारा आई नहीं है, तो फिर वो लूप कैसे चलता है बिना, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में आई नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा लूप? अच्छा, वो पहले स्टार्टिंग में आपने पूछा था, राइट राइट राइट, ओके। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमें किसी एक चीज का सहारा लेना होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें यूज करना ही है। अब ये डाउट इसलिए आ जाता है आपको कि जितने भी प्रोग्राम आपने फॉर लूप के किए हैं और जिसमें आई यूज हो रहा है, उस आई को आप अंदर यूज करते हो, जितने भी आपने C++ के प्रोग्राम किए हैं, तो एक आदत बन जाता है। क्या बन गया, एक हैबिट बन गई कि आप अगर लूप यूज कर रहे हो तो उसका वैल्यू आप यहाँ पर यूज करना है। अगर लूप के अंदर आपने के यूज किया है तो के अंदर यूज किया है। तो अगर सपोज आपने 10 प्रोग्राम्स किए, तो 10 प्रोग्राम्स में आपने 8 प्रोग्राम्स में ऐसा किया कि जो भी आप आई यूज कर रहे हो आप यूज कर रहे हो, तो एक आदत बन गई। और ऐसा लग रहा है कि आई की वजह से ही, मतलब जब तक आप आई अंदर यूज नहीं करोगे तब तक वो यूजलेस रहेगा। मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब पॉइंट ये है, अब आदत में क्या हुआ कि हमने यहाँ पर किया किया कि आई वाला लूप लगाया और आई को यूज ही नहीं किया यहाँ पर, समझे तो अब ये काम कैसे करेगा, तो ये एक डाउट आ रहा है। क्या मैं सही कैच कर पा रहा हूँ, क्या डाउट है? हाँ सर। क्योंकि मैं जब सही कैच करूंगा कि एग्जैक्टली आप, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम यही हो जाता है कि स्टूडेंट पूछता कुछ और है, और ओके, एक और डाउट आया है, यश का है, वाई आई इक्वल टू 3।
तो पहले मैं यश का डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर आपका कर दूंगा। यहाँ पर आई इक्वल टू 3 इसलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी 2 टर्म्स प्रिंट हो गए हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, इसलिए हमने आई इक्वल टू 3 से स्टार्ट किया। थर्ड टर्म प्रिंट करने के लिए, फोर्थ टर्म प्रिंट करने के लिए, सिक्स टर्म प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर भी 2 टर्म्स ऑलरेडी प्रिंट हो गए हैं। तो अगर सोचो 3 से स्टार्ट मत करो, 1 से स्टार्ट कर दो, तो ये 15 टर्म्स तो ये दे देगा, और 2 टर्म्स ये हो गए, तो टोटल 17 टर्म्स हो गए। बट वी नीड 15 टर्म्स, इसलिए हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। आप या ऐसा कर सकते हो, 1 से स्टार्ट करो, यहाँ -2 कर दो, मतलब एक जगह से हमें माइनस तो करना पड़ेगा। अब बात आती है ये वाला दूसरे डाउट की, कि आई इक्वल टू 1 किया, आई लेस देन इक्वल टू 3 किया, एंड आई प्लस प्लस कर दिया, सी आउट आई। आप इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, आप सीधा बोल दोगे सर प्रिंट हो जाएगा 1 2 एंड 3। कोई डाउट आया? सर मुझे डाउट है वो रुको, उस डाउट को नंबर। वेट वेट वेट, ये डाउट क्लियर होने के बाद उस डाउट को क्लियर करेंगे जो आपको डाउट आया है, ठीक है? पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो यहां पर ये आंसर आया 1 2 3। इस बार अगर मैं ये प्रोग्राम लिखता हूं तो इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। मैंने 1 2 3 लूप लगाया और सी आउट आई प्रिंट कर दिया, 1 2 3 प्रिंट हो गया। कोई डाउट है? अरे बोलो यार, जल्दी बोलो। मैं समझ रहा हूं कि डाउट नहीं है, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करोगे ना तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास, तो फिर इतना टाइम नहीं है। मैं ये जो मतलब मैं कट नहीं करूंगा, मैं एज इट इज अपलोड करूंगा। तो थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करो, और रिप्लाई अगर नहीं आया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं सीधा सोचूंगा कि डाउट है ही नहीं। तो और थोड़ा सा बोल कर रिप्लाई करो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप लिख कर रिप्लाई कर रहे हो तो मुझे वो मैसेज देखना पड़ रहा है, और सब कुछ मैं ओपन करके नहीं रख सकता हूँ। अब अगर मैंने सी आउट यहाँ पर प्रिंट कर दिया, कुछ प्रिंट कर दिया सपोज, अब मुझे बताओ यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा 1 कुछ आएगा, फिर 2 कुछ आएगा, एंड 3 कुछ आएगा, राइट? क्योंकि 1 प्रिंट हुआ, फिर कुछ प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर मैंने ये हटा दिया, अब क्या प्रिंट होगा? अब आई में 1 आएगा, बट 1 प्रिंट नहीं होगा, कुछ प्रिंट हो जाएगा। फिर आई में 2 आएगा, कुछ प्रिंट हो जाएगा। आई में 3 आएगा, कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो 3 टाइम कुछ प्रिंट हुआ विदाउट यूजिंग आई। तो अगर मुझे ओनली कुछ प्रिंट करना है 3 टाइम्स, मुझे उसकी नंबरिंग प्रिंट नहीं करनी। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आप लूप में वेरिएबल यूज कर रहे हो वो आपको प्रिंट करना ही है। हो सकता है कि वो जो है वो केवल इस लाइन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहा है 3 टाइम, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो कुछ विल प्रिंट ओनली 1 टाइम। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। कुछ क्लियर हुआ? आपका ही डाउट था ना, ये और किसी का था? नहीं सर, ये हम्म। तो मेन चीज क्या है, यहां पर ये जो आई में वैल्यूज आ रही हैं 3 4 5 6, इनका यहाँ कोई यूज नहीं हो रहा है, बट इन वैल्यूज की बेसिस पर ये लाइन एग्जीक्यूट तो हो रही है ना मल्टीपल टाइम। तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि जो आप लूप लगाओगे केवल इस लाइन को हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आई को आपको यूज करना ही करना है अंदर। चलो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हाँ अभी कबीर बताओ क्या डाउट था आपका? नहीं कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा टाइपिंग एरर था ये। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रोग्राम आएगा हमारा सम ऑफ डिजिट्स, मींस डिजिट से रिलेटेड प्रोग्राम। अब ये जो डिजिट से रिलेटेड प्रोग्राम है, सम ऑफ डिजिट आ सकता है, पैलिंड्रोम आ सकता है, आर्मस्ट्रांग आ सकता है। यहाँ पर आपके जो 3 प्रोग्राम्स हैं, एक तो सम ऑफ डिजिट्स और पैलिंड्रोम और आपका आर्मस्ट्रांग, इन सब में एक ही फंडा यूज होता है। वो क्या है कि आपकी डिजिट्स पर मैनिपुलेशंस होंगे, कैलकुलेशंस होंगे, आपको अपने डिजिट्स पर कैलकुलेशंस करना होगा। सपोज एन में 562 है,
सम ऑफ डिजिट्स के लिए क्या करना होगा, 5+6+2 करना होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए क्यूब +2, मतलब प्लस करना होगा क्यूब निकाल के। पैलिंड्रोम के लिए इन डिजिट्स को आपको 2 6 5 करना है। एट द एंड करना ये है कि अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रोग्राम आ रहा है कि डिजिट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, कि आपको डिजिट निकालना है और आगे उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए स्पेशल ये लाइंस हैं, ये स्पेशल डिजिट्स के लिए है। अब इनको एक बार समझना है। ये तो अंडरस्टूड है, जो हमने लिखा था सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये वही है। आई में वैल्यूज हो रही थी वो प्लस हो रही थी, अगर मैं डिजिट लिखूंगा डिजिट में जो वैल्यूज आएंगी वो प्लस हो जाएंगी। तो ये लाइन तो वही है जो मैंने समझा चुका हूँ ऑलरेडी। डिजिट की जगह पर आई लेकर मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी इस लाइन को। तो यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल यूज करोगे उसका वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो ये अंडरस्टूड है। बट अब आपके सामने ये लाइंस कुछ नई हैं, और ये लाइन कॉमनली यूज होंगी किसके लिए, आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, पैलिंड्रोम के लिए और सम ऑफ डिजिट के लिए, और एडिशनली प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हो सकता है, या कोई ऐसा सिनेरियो दे सकते हैं जहां पर वो पूछ सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है डिजिट का या कुछ और करना है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा या और कुछ आंसर आएगा, वो चीज। तो अब यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो लाइन है ये तो कॉपी क्रिएट करने के लिए हो रहा है, कॉपी बना रहा है। एन के अंदर आपको कोई एक नंबर चूज करना होगा। एन के अंदर अगर हमने नंबर चूज किया 123, तो यहां पर ए के अंदर भी 123 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो लूप हमने लगाया है n<0, ये क्या करेगा, जब तक 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी n के अंदर तब तक लूप चलेगा। इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो n ≠ 0। जब तक वो 0 नहीं है तब तक लूप को हमें चलाना है, इसका तो मीनिंग ये है। अब n में हमने 123 नंबर लिया है, मुझे ये वाली लाइंस को थोड़ा सा समझाना है कि ये लाइन काम कैसे करती है। एक लाइन है हमारा डिजिट n mod 10, और एक लाइन है n = n/10। तो अगर आपने 123 mod 10 किया, हमेशा याद रखो 10 से जब भी आप किसी भी नंबर को रिमाइंडर निकालोगे तो हमेशा लास्ट डिजिट ही आएगा। ये आप ऑपरेट करके भी देख सकते हो। 123 है, 10 से डिवाइड करो, पहले ये 1 टाइम जाएगा 2, फिर 2 टाइम जाएगा 23, ये रिमाइंडर हो गया, हमेशा लास्ट डिजिट ही आएगा। 10 से जब भी आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर निकालोगे, यू विल गेट लास्ट डिजिट। तो देखो 123 में लास्ट डिजिट आ गया, मीन्स इस डिजिट के अंदर 3 आ गया। अब ये किया, ये क्या करता है, ये तो नॉर्मल डिवाइड है, ये तो आपको पता ही है कि इसका आंसर 12.3 आएगा। अब ये इंटीजर है, आपको पता है कि पॉइंट की वैल्यू नहीं लेगा, तो 0.3 को ये स्किप कर देगा, तो एन के अंदर 12 रह जाएगा। जो आपका एन के अंदर 123 था, अब एन के अंदर 12 रह गया, इसलिए बोला गया है यहाँ पर टू रिमूव द लास्ट डिजिट। ये लाइन हमेशा लास्ट डिजिट को रिमूव करेगी, कैसे करेगी वो मैंने समझा दिया। ये लाइन आपको लास्ट डिजिट निकालने में हेल्प करेगी, कैसे करेगी वो भी मैंने समझा दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा अब मैं डायरेक्ट टेबल के बेसिस पर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। n mod 10, और n = n/10, और कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 562 ही ले लिया। अभी आप मुझे बता सकते हो डिजिट के अंदर क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा क्योंकि लास्ट डिजिट है, और इससे क्या हो जाएगा, एन का जो वैल्यू है 56 हो जाएगा, जैसा मैंने अभी समझाया। पॉइंट लग जाएगा, 0.2 हट जाएगा, 56 बचेगा। तो अब एन 56 बचा, यहाँ पर आप इसे ऑपरेट करोगे तो आपको डिजिट के अंदर क्या मिलेगा, 6 आ जाएगा लास्ट डिजिट, और फिर एन में रह जाएगा 5, क्योंकि 0.6 हट जाएगा। फिर 5 से स्टार्ट करेगा, डिजिट के अंदर आ जाएगा, 5/10 करोगे, रिमाइंडर आपको 5 ही मिलेगा, और यहाँ पर 0.5 बिकम 0। अब यहाँ एन में 0 आ गया, और 0 पर क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, बीच में मान के चलो यहाँ वाइल लूप लगा हुआ है, और n > 0 कंडीशन, आप कंडीशन ट्रू होती जा रही है, आप आगे फॉलो करते जा रहे हो, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप यहाँ पर रुक जाओगे। तो अगर आप नोटिस करोगे 562, सबसे पहले 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, राइट। तो डिजिट्स के अंदर आपकी ऑल डिजिट्स आ जाएंगी, लेकिन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं आ पाएंगे, राइट टू लेफ्ट ही आएंगे। अब पहले 2 आया वो प्लस हो जाएगा, फिर आपका 6 आया प्लस हो जाएगा, 5 आया प्लस हो गया, तो ये सभी डिजिट्स प्लस हो गए। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट कर होगा,
अगेन एंड अगेन। ये जो पार्ट है, केवल ये 3 लाइंस आपको याद रखना है। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए, मतलब अभी उतना नहीं जाना है गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि थियोरी भी याद करना है, बहुत कुछ याद करना है। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इस टाइप के 10 प्रोग्राम्स जावा में समझाए हैं ऑलरेडी 30 मिनट के अंदर, जिसमें आपके ये 3 प्रोग्राम भी कवर हो जाएंगे, ये मैंने जो लॉजिक समझाया वो भी कवर हो जाएगा, बट वो जावा में है, C++ में नहीं है। तो उसे तो अभी स्किप करो, केवल ये 3 प्रोग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन। ज्यादा क्वांटिटी में जाओगे तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड यहाँ पर अगर आप, अब ये 3 टाइम रिपीट हो गया सेम चीज जो मैंने समझाया है। अब इतना मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। A = N कॉपी किया, क्योंकि अब देखो यहां से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कॉपी क्यों किया। ए के अंदर, एन के अंदर 562 था, ए के अंदर 562 आ जाएगा। अब इस प्रोसीजर से एन तो 0 हो गया। जब आप इस लूप से बाहर निकलोगे, यू विल गेट 0 इन एन। लेकिन अगर मुझे इस एन की वैल्यू जो ओरिजिनल कॉपी है वो चाहिए, वो मैं ए से ले सकता हूँ, जो कि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी। इस प्रोग्राम में कॉपी की जरूरत पड़ेगी, इससे प्रीवियस प्रोग्राम में अगर आपने कॉपी नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं थी एन की, बट यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, वो देखेंगे। तो अगर आपको इससे पहले वाला ये वाला पार्ट समझ में आ गया है, तो इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है, आपका यहाँ पर टाइम बच गया। अब इसके बाद हमने स्पेशली क्या लिखा, और इतना भी हम समझ चुके हैं, सम प्लस डिजिट। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट। अब इसकी जगह पर आप पाव फंक्शन भी यूज कर सकते हो, डिजिट, 3। और याद रखना, आपको क्या करना है, यही सेम प्रोग्राम आपको TPS में मिल जाएंगे, आपको किसी दूसरी बुक में मिल जाएंगे, या नेट से मिल जाएंगे, या कहीं ना कहीं से आपके पास होंगे। बट स्पेशली फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे ये वाले प्रोग्राम्स के बेसिस पर जाइए, क्योंकि मैंने यहाँ चेंजेस किए हैं, आपको वो उसको इजी तरीके से उसको मैनिपुलेट करके बताया है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एज इट इज कॉपी कर दिया, TPS से एज इट इज कॉपी कर दिया, या किसी और जगह से एज इट इज कॉपी कर दिया है। यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक मास्टर प्लान चल रहा है। अब मास्टर प्लान क्या है, जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ में आएगा। ज्यादातर चीजों को मैंने सेम रखा है, ज्यादातर चीजें का जो वेरिएबल है वो सेम रखा है, तो एक सेम सिनेरियो से चल रहे हैं। ऐसा TPS से आप जाओगे तो उसमें क्या होगा, एक प्रोग्राम आपने किया, दूसरा प्रोग्राम एक जैसा है, लेकिन उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है कि वो टोटली डिफरेंट है। इसी प्रोग्राम को मैं ऐसे करा सकता हूँ कि आपको ये प्रीवियस वाले प्रोग्राम से रिलेट ही नहीं कर पाएगा, जबकि प्रीवियस प्रोग्राम से पूरा पूरा रिलेटेड है। आपको बस इतना चेंज करना है, पूरा प्रोग्राम प्रीवियस वाला प्रोग्राम है, बस इतना आपको चेंज करना है। तो हमने जो डिजिट निकाला उसका हम क्यूब निकालेंगे, जो हमने डिजिट निकाला उसका हम क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। और जो भी सम ऑफ डिजिट ऑफ क्यूब निकल कर आ जाएगा, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे इससे आंसर से। अब यहां पर अगर आपने गलती कर दी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब ये प्रोग्राम कराए थे, तो यहाँ पर एन के बेसिस पर समझाया था, और आपका दिमाग भी खराब हो रहा था उस टाइम पर, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का जिनके साथ ये हुआ है, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ होगा। तो ये मैं सबको सेम पेज पर लेकर आने वाला हूँ आप, कि अब कोई नहीं बोलेगा कि सर मेरे साथ नहीं हुआ है, या मेरे साथ ये 5 टाइम हो गया। कम से कम जिसके साथ ज्यादा टाइम हो गया है फिर भी उनको करना है, जिनका साथ कुछ एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है तो भी करना है, और ये जल्दी से हो जाएगा। और बस इस रिकॉर्डिंग को एक बार और देख लेना। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने एन यूज किया तो एन तो इस प्रोसीजर के बाद 0 हो गया। हमें क्या करना है, 153 का जब आप ये 1 क्यूब, फिर 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब जब प्लस करोगे 153 आएगा, और ओरिजिनल नंबर भी 153 था, तो ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर ये सम के अंदर रिजल्ट आया है, और यहाँ एन के अंदर था। तो हम जनरली क्या कर देते हैं, एन कर देते हैं, बट एन तो 0 हो चुका है, इसलिए नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। तो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉपी बना लेंगे। अब एन से तो हम नहीं ला सकते, लेकिन ए से तो ला सकते हैं। ए के अंदर भी 153 है, और सम के अंदर भी 153 है, तो यहाँ पर मैसेज क्या आ जाएगा, इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसलिए हम कॉपी बनाते हैं। अगर ये कॉपी में अभी भी किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया, सम इक्वल टू
सम डबल इक्वल टू, और एक और चीज याद रखिए, यहाँ पर जब भी इफ कंडीशन में इक्वालिटी चेक करोगे तो डबल इक्वल टू को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, कहीं सिंगल इक्वल टू तो नहीं किया, क्योंकि ये बहुत एरर मुझे देखने को मिलता है, काफी बच्चे सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पर। और जब मैं डबल इक्वल टू की प्रैक्टिस कराता हूँ तो यहाँ पर डबल इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ सिंगल ही रहेगा, यहाँ डबल रहेगा, क्योंकि वो क्या सोचते हैं, बार बार सर डबल इक्वल टू बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हो सकता है डबल इक्वल टू है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ सिंगल है वहां सिंगल आएगा, जहाँ डबल है वहां डबल आएगा। और फिर इसके नीचे एल्स इट इज नॉट अ आंसर नंबर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आपके पास 30 सेकंड। सर अगर इधर ये तो 3 डिजिट का मतलब 3 डिजिट का नंबर है, अगर 2 डिजिट का नंबर आया या फिर 4 डिजिट का नंबर आएगा तो फिर ये मतलब चलेगा नहीं ना? नहीं, तब नहीं चलेगा। बाय डिफॉल्ट 3 डिजिट्स के लिए ही आता है, और यहाँ पर वो मेंशन भी करके देते हैं। लेकिन अगर ये 4 डिजिट के लिए बोला गया, या एनी नंबर ऑफ डिजिट, 4 डिजिट नहीं, स्पेसिफिकली वो क्या बोलेंगे, एनी नंबर ऑफ डिजिट के लिए बोलेंगे, तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब उसमें क्या चेंज होगा वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा ये प्रोग्राम। बट अगर आपको समझना है तो मैं समझा देता हूँ यहीं पर। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, ओनली सिंपली दे से चेक द आंसर नंबर, और आंसर नंबर में ये एग्जांपल दिया है, सी ये एग्जांपल गिवन है उस आंसर नंबर में, तो फिर आप 3 के साथ काम करो, वही स्पेशल केस नहीं लगाना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे बोला एनी नंबर ऑफ डिजिट, अगर हमारा एनी नंबर ऑफ डिजिट आ जाता है तब हम क्या करेंगे, इस लूप से पहले सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट है या 4 डिजिट है, तो होता क्या है। आंसर नंबर में क्या होता है, अगर 2 डिजिट नंबर है तो स्क्वायर होता है, डिजिट्स का स्क्वायर का प्लस होता है। अगर 4 डिजिट नंबर है, 4 6 2 3, तो पावर 4 का होता है। क्या ये पता है ना स्क्वायर आंसर नंबर में। हाँ सर। एडवांस प्रोग्राम आ गया, अब ये एडवांस हो गया, एनी नंबर ऑफ डिजिट, पावर चेंज होता जाएगा। ये 3 डिजिट नंबर था इसलिए हम क्यूब कर रहे थे, तो सबसे पहले तो आपको डिजिट्स को काउंट करना पड़ेगा। तो डिजिट्स को काउंट करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, वाइल एन ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा एक सीएनटी वेरिएबल लेना पड़ेगा प्लस प्लस, इससे आपको ये पता चलेगा हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव। ये तो यूज होगा काउंट द डिजिट्स के लिए। तो सी एन टी एक वेरिएबल होगा, सी एन टी इजक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लूप है और एन इजक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 करते हैं, उससे क्या होता है, ये एवरी डिजिट के लिए चलेगा। अगर आपने 5 डिजिट डाला है तो ये 5 डिजिट 5 टाइम चलेगा, तो सी एन टी में 5 आ जाएगा। अगर आपने 2 डिजिट डाला है तो ये 2 टाइम चलेगा, राइट, और आपका सी एन टी में 2 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, अब एन 0 हो चुका है, ए के अंदर तो वैल्यू है, अगेन हम ए को जीवित करेंगे, मतलब मर चुका है एक तरह से, एन 0 हो गया ना। अब इस लूप के बाद अगेन हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू ए करेंगे, सबसे पहले अगेन ए के अंदर वो वैल्यू लेकर आएंगे और दोबारा से लूप लगाएंगे, दोबारा से अब ये सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। एंड यहाँ पर इस जगह पर हमें लिखना पड़ेगा पाव फंक्शन, फिर तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, फिर पाव से ही करना पड़ेगा, डिजिट कॉमा सी एन टी, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर आप पाव फंक्शन यूज कर रहे हो तो फिर आपको मैथ डॉट एच हेडर फाइल भी लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो पाव फंक्शन है वो मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है, तो ये करना पड़ेगा और ये आपको करना पड़ेगा। थोड़ा समझ में आया क्या हुआ। हाँ सर। सर मैंने पूछा क्योंकि मैं पेपर देख रहा था, तो हम्म। लास्ट ईयर के पेपर में उन्हें स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब वो एग्जाम्पल भी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड एंटर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो उसमें क्या करेंगे? अब उसमें देखो, 2 चीजें हैं। अब अगर आप ऐसा कर सकते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऐसा ही करने का है, मतलब एनी नंबर ऑफ डिजिट वाला, अगर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, केवल 3 डिजिट का पता है, तो आप 3 डिजिट का भी कर सकते हो, मार्क्स मिल जाते हैं, मिल जाएंगे, मतलब मार्क्स 3 डिजिट पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर वो स्पेसिफाई करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं और थोड़ा बहुत वो बताते हैं, तो फिर आपको ये वाला करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं इसमें। ओके, क्योंकि जो उन्हें चाहिए होता है ना वो स्पेसिफाई करते हैं,
और जहां पर वो बीच में रखते हैं तो आप सिंपल भी करोगे ना, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम होता है उसमें, इतना ज्यादा डीपली की ऐसा वो आईसीएससी बोर्ड की तरह नहीं चलते हैं कि इतना डीप में होना चाहिए सब कुछ। आप एक सिंपल प्रोग्राम लिखोगे और उसमें सब कुछ कवर हो रहा है, मीन्स अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया तो अगर आपने इतना भी लिख दिया तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत टीचर के ऊपर है, मतलब मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूँ, बट 4 तो कंफर्म मिल जाएंगे और 5 भी मिलने के चांसेस हैं। ओके, मतलब कंफर्म बोल नहीं सकते इसमें। लेकिन अगर सपोज पता ही नहीं है और आपको करना पड़ रहा है और आपको केवल इतना ही आता है, तो फिर आप ये करो ना, चांस क्यों ले रहे हो अगर उसमें गलत होने के चांसेस हैं तो। ओके, हो जाएगा ना। हाँ सर, ओके। डिपेंड आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मेरा सजेशन है, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट तो वो काउंटिंग वाला फैक्टर लगा देंगे और कुछ स्टूडेंट नहीं लगा पाएंगे, चाहकर भी नहीं लगा पाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो भी नहीं लगा पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट अ कॉमन इंफॉर्मेशन। अगर मैं बोलूँ नहीं आप वो काउंटिंग वाला करो, तो काउंटिंग के चक्कर में वो जो नॉर्मल प्रोग्राम है ना वो भी नहीं कर पाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर इतना हौच पौच हो जाएगा कि जो 4 मार्क्स भी आने वाले हैं ना वो भी 2 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज आप काउंटिंग वाले फंडे में उतना स्ट्रांग नहीं हो, या तो उन्होंने सिंपली बोला है, तो फिर तो लगाना पड़ेगा, फिर तो कंफर्म है। अगर उन्होंने 2 का एग्जाम्पल दिया है, व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर एग्जैक्टली, तो फिर उन्होंने 2 डिजिट का भी एग्जाम्पल दिया है, 3 डिजिट का भी एग्जाम्पल दिया है, या उनकी लैंग्वेज में वो चीज स्पेसिफाई हो रही है कि 2 डिजिट में स्क्वायर होता है, 3 डिजिट में क्यूब होता है, तो फिर आपको काउंटिंग वाला लगाना ही पड़ेगा। फिर अगर आपने नहीं लगाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आपने नॉर्मल कर दिया, वो वाला काउंटिंग वाला फंडा नहीं लगाया, तो 2-3 मार्क्स ही मिलेंगे, मतलब पूरा तो नहीं मिलेगा। कुछ नहीं दिया है फिर 3 डिजिट का लगाया तो मिलेगा। ये रिवर्स नंबर का है। और बाकी का पूरा प्रोग्राम सेम है। अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज आल्सो अगेन सेम प्रोग्राम। एंड इस लाइन को अगर मैं इससे हटा दूं और केवल सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट लिखता हूं, लेकिन आपको क्लियर है। और अगर मैं इसी में इंटू 10 कर देता हूं तो इस सम के अंदर अब सम नहीं आएगा, रिवर्स नंबर आ जाएगा। तो इट इज टोटली सिमिलर, केवल नाम चेंज कर दिया है। देखो, अगर मैंने यहां सम कर दिया, सम सम प्लस डिजिट और 10 हटा दिया, तो ये पूरी सम वाली लाइन है, देखो कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि जब सर आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो आपने कैसे याद रखा, तो मैंने तो यही फंडा लगाया कि ये सम वाला लाइन है, ऐसा कोई टीचर ने नहीं बताया। बस मैं सम वाली लाइन में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई करके ही इसको याद रखा है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। अब तो ये और अभी भी ये काम आता है, क्योंकि माइंड में हजारों प्रोग्राम्स हैं, C++ के हैं, जावा के हैं, विजुअल बेसिक के हैं, तो कैसे माइक्रो प्रोसेसर के अलग आ जाते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, तो कुछ तो फंडा लगाएंगे ना। तो जब से मैंने ये वाला फंडा सोचा खुद से, ऐसा नहीं कि किसी टीचर ने बताया, आप तो लकी हो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ ये वाला फंडा यहाँ पर। ज्यादा टीचर केवल इतना इस लाइन को एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, मैं यहाँ पर याद रखने का टेक्निक भी बता रहा हूँ प्रीवियस लाइन जो आपने सीखा है उससे। बस सम के अंदर इंटू 10 करो, यू विल गेट रिवर्स नंबर। बस अब थोड़ा सा चेंज और क्या करना पड़ेगा कि नाम चेंज कर दो। पहले सम के बेसिस पर उस जगह पर पहुंच गए, फिर नाम चेंज कर दो, नाम बाद में चेंज करो, क्योंकि सम के अंदर रिवर्स नंबर आ रहा है, अजीब लग रहा है ना। अगर सम ही रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बट इस लाइन को सम वाली लाइन से आप इक्वेट करके चलो और देखो क्या चेंज आ रहा है, केवल इंटू 10 का डिफरेंस आ रहा है सम वाली लाइन में। और जब फर्स्ट टाइम मैं पूछता हूं कि क्या इस लाइन से रिवर्स नंबर मिल सकता है, तो आप सपने में भी नहीं सोचोगे कि मिल सकता है इस लाइन से, आपको ऐसे ही लगेगा इधर इंटू 10 करके यहाँ तो सम सम आ जाएगा, सम वाली लाइन है तो ये तो पूरी सम वाली लाइन है, क्योंकि सम वाली लाइन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसे सम आता है। इंटू 10 करके क्या आएगा, क्या रिवर्स नंबर आएगा, कोई भी यस नहीं बोलेगा। और जब मैं दिखाता हूँ कि देखो ये रिवर्स नंबर आ रहा है, तो हाँ आ रहा है रिवर्स नंबर, बस अब रिवर्स नंबर आ रहा है तो यहाँ पर आरी भी करो, यहाँ पर आरी भी करो, इट इज वेरी सिंपल। तो जो भी आपकी चीजें हैं उनको प्रीवियस प्रोग्राम से कनेक्ट करना है अगर आपको सिंपल बनाना है तो। और अब आप देखो ये लाइन अगेन 3 टाइम रिपीट हो गई, ये भी लाइन ये भी लाइन ये भी लाइन जो मैंने समझाया था। इवन आपका इफ कंडीशन आल्सो रिपीट हो रहा है। बस यहाँ क्या है,
पैलिंड्रोम की जगह आर्मस्ट्रांग था पहले। इफ कंडीशन बिल्कुल सेम है, कॉपी वाला सेम फंडा है। एक बार समझना है थोड़ा सा टाइम लेकर, फिर बाकी का तो सब रिपीटेशन होता है। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को समझा देता हूँ थोड़ा सा, मैंने समझाया तो है ही नहीं, याद रखने का प्रोसीजर बताया, समझाया नहीं है। अगर एन के अंदर 523 लिया आपने, अब मैं ये लाइन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब आपको पता है कि इससे लास्ट डिजिट मिलेगा। तो इसमें आर ई भी तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया, लास्ट डिजिट मतलब 3, तो आंसर आ गया 3। अब आर ई बी में 3 आ चुका है, तो 3 × 10 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट डिजिट आएगा मतलब 2 आएगा, तो 32 हो गया। और यहाँ 32 हो चुका है आर ई बी के अंदर, तो 32 × 10, क्योंकि आर ई बी का 32 रखना है, × 10, प्लस 5 आएगा, 5, तो 320 + 5 = 325। तो 523 325 में कन्वर्ट हो गया, जस्ट बाय एडिंग ओनली इंटू 10। इन सम वाली लाइन, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वो सम वाली लाइन ही चल रही है यहाँ पर। और ये लाइन तो है ही है क्लियर ऑलरेडी। जस्ट एक बार थोड़ा सा उस वीडियो को थोड़ा स्लोली स्लोली देख लेना, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था। फिर यहाँ पर है हमारा प्राइम नंबर। अच्छा, ये अभी म्यूट हुआ था ना? ऐसा तो नहीं पहले से ही म्यूट था? नहीं तो आपको आवाज कहाँ से आती फिर? हम्म। ठीक है, फिर ये हुआ हमारा प्राइम नंबर का प्रोग्राम। में प्राइम नंबर में हमें स्पेशली करना क्या है, फैक्टर्स चेंज कर लेंगे। अगर फैक्टर्स 2 हैं तो वो प्राइम नंबर है, अगर फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं तो प्राइम नंबर नहीं है। ये हमारा लॉजिक है यहाँ पर। लॉजिक लगाएंगे, देखते हैं पहले तो हमने लॉजिक कौन सा लगाया, क्योंकि 2-3 लॉजिक हैं। हाँ, काउंटिंग बेस्ड है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं प्राइम नंबर के लिए। जैसे 13 है, 13 का फैक्टर 1 होगा और 13 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए सी एन टी में? 2। तो अगर 2 है, लेकिन अगर यहाँ पर 12 होता तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 7 8 9 10 वो नहीं होंगे, फिर 12 होगा। तो कितने फैक्टर्स आ गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, मतलब अब 2 निकल गया। कोई भी नंबर लो, अगर आपके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। तो जस्ट हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, और इस कंडीशन को थोड़ा स्लोली स्लोली समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने यहाँ पर लिया 15, n15 लिया, तो यहाँ 15 आएगा, और यहाँ पर आपका आई का वैल्यू चेंज होता जाएगा। पहले 1 आएगा, सी एन टी में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सी एन टी स्टिल 1। जब 3 आएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सी एन टी बिकम्स 2। फिर जब आई में आएगा 4, कंडीशन फॉल्स, आई में आएगा 5, कंडीशन ट्रू अगेन, तो सी एन टी में हो जाएगा 3। एंड फिर आएगा 6, कंडीशन फॉल्स, 7 आएगा, कंडीशन फॉल्स, 8 आएगा, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, 15 पर कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो इन शॉर्ट अगर आप 15 लेते हो तो इसका जो काउंटिंग है फैक्टर्स की वो 4 है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब ये 2 in 1 प्रोग्राम मैं करने वाला हूँ। 2 in 1 कैसे, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो सी एन टी डबल इक्वल टू 2, इट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। कंपोजिट में उल्टा कर देना, इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर वो प्राइम नंबर का उल्टा होता है। तो 2 प्रोग्राम्स हो गए। तीसरा प्रोग्राम क्या, कि अगर उन्होंने बोल दिया प्रिंट द फैक्टर्स, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट फैक्टर्स, प्रिंट फैक्टर्स। अब देखो, प्रिंट फैक्टर्स ये प्रोग्राम अलग हो गया, और प्राइम नंबर का प्रोग्राम अलग हो गया, लेकिन देखा जाए तो दोनों सेम है। दोनों सेम है कैसे? बस आपको कितना करना है, सी एन टी को हटा देना है, सी आउट आई। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो आई की वो वैल्यू होगी जिसमें वो फैक्टर है, बाकी का फिर ये कुछ नहीं लगाना है, आपके फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। देखो हो रहे हैं या नहीं? अगर हमने 15 लिया तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 नहीं होगा, 3 होगा, तो 3 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी।
तो काउंटिंग की जगह पर हम सी आउट आई कर देंगे, आपके फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। बस ऊपर में एक मैसेज दे देना फैक्टर्स आर हो जाएगा। जावा के केस में ये वाला मैंने मतलब 2 in 1 वीडियो बनाकर डाला हुआ है, बट वो जावा के केस में है, बट मीनिंग टोटली सेम है। केवल प्रिंटिंग और इनपुट आउटपुट चेंज होता है, बाकी का सब कुछ सेम रहता है। ये कोड बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये जो सी आउट है उसकी जगह पर प्रिंटिंग, इफ कंडीशन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहता है। बट वो अभी रेफर तो नहीं कर सकते, वो मैंने समझा दिया। अगर आपको फैक्टर्स चाहिए तो आपको सी आउट लगाना है, सी आउट आई तो फैक्टर्स हो जाएगा। और सर काउंटिंग करेंगे तो प्राइम नंबर हो गया। हाँ बोलो। सर पर इतने आसान वाले प्रोग्राम आएंगे क्या, मतलब आई हुई मुझे बोर्ड्स लगा के, था वो बोर्ड्स के अ, प्रोग्राम है डियर, ये बोर्ड्स के प्रोग्राम है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, ये बोर्ड्स में इतनी बार रिपीट हुआ है, आप देखना। बस फिर अब वो ये क्या। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन में रहता है क्या सर? हाँ 6 प्रो, देखो 4 प्रोग्राम्स आएंगे या नहीं सी प्लस प्लस के, मुझे बताओ। हाँ। तो बस वही है फंडा, कि 4 प्रोग्राम्स डालने हैं, अब उनमें से एक प्रोग्राम तो इस टाइप का इजी आ जाएगा उन 4 प्रोग्राम में से, और फिर एक सी प्लस प्लस का कर दो। बट इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें वो यूजिंग कर देंगे ना, यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वैसे ये टफ बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना अच्छे से पढ़ लेना, केवल प्राइम नंबर को देखकर उसे ऑपरेट मत कर देना, इतना मत लिख देना। अगर उन्होंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट बोल दिया, और अभी जो मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इवनिंग वाली क्लास में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम्स करेंगे हम। वैसे तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अलग आते हैं, बट अभी वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का अभी एक प्रोग्राम था उसमें यूजिंग कंस्ट्रक्टर उन्होंने लिख दिया। तो अब यूजिंग कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा, अगर आपने यूजिंग कंस्ट्रक्टर नहीं किया है तो गड़बड़ हो जाएगी। फैक्टोरियल का प्रोग्राम पूरा आता है, बट आप कंस्ट्रक्टर उसमें फिर फीड नहीं कर पा रहे हो, उसमें फिट नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम होगा। तो सर ऐसे वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हाँ। सर सर इतना कॉम्प्लेक्स करने की जगह अगर हमने सिंपल ऐसा किया कि एक नंबर को लिया और उसको 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के साथ डिवाइड किया, और हमें पता चला कि ये कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब किसी का भी जीरो नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो फिर हम वो वैसे भी बोल सकते हैं ना कि प्राइम है कि नहीं। वो कर सकते हैं, बट गो विथ कॉमन फॉर्मेट, वो एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट हो गया जिसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज एक चीज को करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो फंडा है, ये कॉमन फंडा है जो सबको पता होता है। नहीं तो मेरे पास इसमें, एक तो ये आपने बता दिया, ये एक एक्स्ट्रा फोर्थ सिनेरियो में आ गया। नहीं तो ये फर्स्ट सिनेरियो है, और जो कि गुड बोलेंगे हम इसे केवल। और एक इसका बेटर वे है जिसमें आप वाला लॉजिक नहीं है, और इसमें एक बेस्ट वाला भी तरीका है। लेकिन हमें केवल प्राइम नंबर पर ही नहीं करना है ना पूरा, इसमें एक बेटर तरीका भी है जो और टाइम आपका सेव करेगा, इसमें एक बेस्ट तरीका भी है जो और आपका टाइम सेव करेगा। लेकिन माइंड में हौच पौच हो जाएगा पूरा। तो इस प्राइम नंबर को मैं 3 टाइप से बताता हूँ, अब मैं 4 टाइप से बताऊंगा। आपने फोर्थ टाइप और बता दिया मुझे। तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। वो भी मैंने सोचा था एक बार कि हाँ ऐसा ऐसा, मतलब कि कुछ कॉमन ही नंबर्स होते हैं ना जिससे अगर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है या है। अब ये बेटर और बेस्ट वाला तरीका कौन सा है प्राइम नंबर के लिए, वो तो मैं आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाद में एग्जाम्स के बाद आप पूछ लेना। तो इसमें हमारे पास ये बहुत ही जनरल लेवल वाला है, मतलब ये 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, जो आईसीएसई बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड में हम करते हैं। बट अब इससे स्टैंडर्ड का मतलब नहीं है। वेट, अगर मैं आपको बता दूं कि सर अगर हमने ये वाला फंडा कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि बेस्ट वाला तरीका करेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मेन चीज है प्राइम नंबर का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है जो अंडरस्टैंडेबल हो, जल्दी से समझ में आ जाए। अब अगर मैंने बेटर वाला और गुड वाला, सॉरी बेस्ट वाला तरीका बताया, तो उसमें आपको समझने में 15 मिनट जाएंगे। बाद में आप बोलोगे इट इज बेटर, बट 15 मिनट आपकी वेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो अलग होगा। पूरा प्रोग्रामिंग में आपको पूरा टाइम चला जाएगा, मार्क्स कितने मिलेंगे, केवल 5। प्रोग्रामिंग के केवल 5 मार्क्स का, ये जो हमारी प्रैक्टिस हो रही है दैट इज ओनली फॉर 5 मार्क्स। इसलिए केवल आज ही आज में जितना भी ये 5 मार्क्स का है पूरा फिनिश कर लो, क्योंकि एक तो हम सी प्लस प्लस का करेंगे,
और एक जीसीडी का प्रोग्राम। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये इसमें एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो बोर्ड्स में नहीं आया है। चाहे 2002 में आया हो, चाहे 13 में आया हो, चाहे 15 में आया हो, बस मैंने वो ईयर्स नहीं लिखे कि किस ईयर में आया है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं उसका फंडा यहाँ पर आप देख सकते हो। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का फंडा है। यहाँ पर हमने दो नंबर लिए और उनमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। ए के अंदर सपोज हमने लिया 12, बी के अंदर ले लिया बताओ क्या लेना चाहते हो। 36 लिया। नहीं, 3 ले लो। 30 ले लिया सपोज। 12 एंड 30, तो 12 एंड 30 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें, क्योंकि ये 12 एंड 30 है, यहाँ पर 30 एंड 12 भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा सबसे छोटा कौन सा है। इसलिए पहले तो मैंने स्मॉलर निकाल दिया कि हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए एंड बी। और जब मैंने स्मॉलेस्ट निकाल दिया, देन वहां से हमने लूप स्टार्ट किया एक रिवर्स डायरेक्शन में। मीन्स 12 से लूप स्टार्ट करेंगे, 12 से लूप स्टार्ट करेंगे, 12 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 10 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे, ऐसे चेक करते हुए चलेंगे जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। मतलब ए भी डिवाइड हो जाए, बी भी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। जैसे हमने 12 से चेक किया, नहीं है दोनों। फिर 11 से, 10 से, 9 से, 5 से, सॉरी 8 से, 7 से, 6, 6 से आपका 12 भी डिवाइड हो गया और 30 भी डिवाइड हो गया, तो 6 इज द ग्रेटेस्ट, जीसीडी इज 6 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, कैसे आया वो समझ में आया। डायरेक्टली आप स्मॉल ए से स्टार्ट नहीं कर सकते हो कि आप मान के चलो कि पहला ही नंबर स्मॉलेस्ट है। कोई भी दे सकते हैं, वो जो पेयर बनाएंगे, पहला नंबर भी स्मॉलर हो सकता है, सेकंड नंबर भी स्मॉलर हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला, वहां से लूप लगाया उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में। उसके बाद ये कंडीशन चेक किया। तो ये समझ में आ गया या फिर मैं समझाऊं इसे, किसी को समझना है या क्लियर है ये लॉजिक, समझा सर। है ना क्लियर। हाँ सर। ये जो कंडीशन है यहाँ पर, जो हमने 12 लिया था मॉड, पहले तो 12 से ही चेक होगा, पहला वाला जो कंडीशन है। दूसरा वाला हमारा 30 था, 30 मॉड 12 से चेक होगा। कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर 12 की जगह फिर 11 हो जाएगा, इस 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे कंडीशन फॉल्स होती जाएगी। 6 पर आके कंडीशन ट्रू होगी, ये भी कंडीशन ट्रू, और 30 मॉड 6 ये भी कंडीशन ट्रू। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, वही प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि लूप को चलाना नहीं है फिर। क्योंकि फिर अब ये ब्रेक वाला फंडा आप पूछ सकते हो कि ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमें मिल गया। लूप तो आपका 1 तक चलेगा, क्योंकि और भी नंबर मिल सकते हैं जो कॉमनली डिवाइजर हो। ऐसा हो सकता है ना, जैसे 3 मिल जाएगा आपको, 6 के बाद 3 मिलेगा, क्योंकि 3 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा। 30 डिवाइड हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 6 और 3 आंसर आएगा फिर। तो हमें 3 तो नहीं चाहिए, हमें तो केवल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चाहिए, ओनली कॉमन डिवाइजर नहीं चाहिए। अगर उन्होंने बोला प्रिंट द ऑल कॉमन डिवाइजर फिर आप ब्रेक हटा दो। चलो एक और प्रोग्राम बन गया हमारा बना या नहीं, कि अगर दो नंबर्स के बीच में जो ग्रेटेस्ट बोला तो एक प्रिंट होगा, ऑल बोल दिया तो सभी प्रिंट करना है, तो ब्रेक हटा दो सभी प्रिंट हो जाएंगे। ये तो हो गया बेसिक्स वाला, जिसमें हमें टाइम लगा। ओ, तो टाइम तो मतलब 1 आवर हो गया एटलीस्ट हमारा। ओके, 9 प्रोग्राम्स को करने में। अब ये प्रोग्राम्स हैं यूजिंग फंक्शन, जो कि यूजिंग फंक्शन बस आपको केवल 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने हैं, बाकी का सिनेरियो बिल्कुल सेम है। अगर आप ये फंक्शंस वाले प्रोग्राम देखोगे तो क्वेश्चन में ही मोस्टली थिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर ये 12 प्रोग्राम्स हैं। अब ये 12 प्रोग्राम्स को हम कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो।
उन्होंने क्या बोला, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये बहुत इजी है, मतलब देखने में बहुत इजी लगेगा, बट आपको नॉर्मल तरीके से नहीं करना है। देखा जाए तो केवल एवरेज निकालना है ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब वाइड मैन के अंदर चारों को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दिया, आंसर आ गया। बट ऐसा करोगे मार्क्स, एक 0 मार्क्स मिलेगा। उन्होंने क्या किया है, पूरा बोला है यूजिंग फंक्शन। अब यूजिंग फंक्शन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम से पहले तक आप ये फंक्शन वाला प्रोग्राम भी करने के कैपेबल हो जाओगे, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मतलब लॉजिक ज्यादा नहीं है। सेम चीज बार बार रिपीट होगी, और करते करते ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप फंक्शन इजीली कर पाओगे। बस आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि फंक्शन का प्रोग्राम आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये चीजें गिवन है, ऑलरेडी ये गिवन रहेगा, डबल एवरेज और ब्रैकेट के अंदर डबल x1 कॉमा डबल x2 कॉमा डबल x3, अगर इस टाइप का आता है। अगर उन्होंने सिंपल बोला कि डू विद दिस फंक्शन और ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हो सकता है आप ना कर पाओ। लेकिन ऐसा गिवन है तो पहले तो इस लाइन को एज इट इज यहाँ कॉपी कर लो। ये तो हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। जब भी आप फंक्शन के थ्रू करोगे तो 3 चीजें मिलेंगी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। केवल ये 3 लाइंस हैं जो आपको याद रखनी होती हैं स्पेसिफिकली। तो एक बार फंक्शन हो जाए थोड़ा सा डीपली, इजिली कर सकते हो फंक्शन वाला। ये रिटर्न टाइप होता है, ये फंक्शन का नाम होता है, और ये आर्गुमेंट्स होते हैं। जब आप डिक्लेरेशन लिखते हो तो वहां पर वेरिएबल नहीं देना होता, तो आप देखोगे यहाँ वेरिएबल मिसिंग है। लेकिन अगर आपने वेरिएबल दे भी दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स कट नहीं होते हैं। बट जनरली अगर आपको पहले से पता है कि वेरिएबल नहीं देना होता है तो डोंट यूज वेरिएबल। लेकिन कहीं कहीं आप अपने टीपीएस में सर हम वेरिएबल हम भी। फंक्शन कॉलिंग करता है तो हम्म। पहले फंक्शन डेफिनेशन लिखना पड़ता है ना कॉलिंग से पहले, नहीं। मतलब वॉइड मेन फंक्शन से पहले लिखना चाहिए। हाँ, मतलब ये जो फंक्शन डेफिनेशन है ये आपका यहाँ आना चाहिए था, राइट? आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ मुझे वही डाउट है। हाँ। हाँ तो एक्चुअली क्या है, टीपीएस में दोनों टाइप के प्रोग्राम्स मिलेंगे। ये फंक्शन डेफिनेशन कभी तो नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा। अब मैंने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे इन नोट्स में से करोगे तो मैंने हमेशा फंक्शन डेफिनेशन को, कहीं दूसरे प्रोग्राम में ऊपर ना मिल जाए देख लेंगे, नीचे ही रखा है। अब मैं दोनों का आइडिया बता देता हूँ कि अगर आप ऊपर रख, नॉर्मली तो हमें नीचे ही रखना होता है। ओके, पहला पॉइंट तो ये कि फंक्शन डेफिनेशंस को हमें जो स्टैंडर्ड वे है वो तो नीचे ही रखने वाला है। अगर हमने ये ऊपर रखा तो फिर इस लाइन की जरूरत नहीं होती। पहला पॉइंट तो ये कि केवल दोनों से काम हो जाएगा, डेफिनेशन से काम हो जाएगा और फंक्शन कॉलिंग से काम हो जाएगा। अब मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर वो आप याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। अगर आपने ये ऊपर लिख दिया तो फिर इस लाइन की जरूरत नहीं होती। अगर ये आपने नीचे लिखा है तभी आपको डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होता है। ये एक की पॉइंट है फंक्शन का। और अब टीपीएस बुक में कभी ये नीचे मिलेगा कभी ऊपर मिलेगा, आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो केवल एक फंडा पकड़ो, अलग अलग मत पकड़ो। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर रहेगा तो ऊपर वाला याद रखो, मैं तो नीचे वाला प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसमें आपका फंक्शन डिक्लेरेशन भी आ जाएगा। तो फर्स्ट वी नीड टू डिक्लेयर द फंक्शन। फिर हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स इनपुट कर लिए और यहाँ से हमने कॉल किया वो सीधा यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा। ये जो ए बी सी डी की वैल्यूज हैं वो ए बी सी में ट्रांसफर होंगी, एंड यहाँ फिर कैलकुलेशन होगी, और यहाँ पर रिटर्न जो रिजल्ट है वो रिटर्न होकर आपका यहाँ रिटर्न होगा और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी तो आपको थोड़ा हौच पौच लग रहा होगा कि यहाँ पर ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अभी तो ऐसा लगेगा कि ये क्या मतलब, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि ये ऐसे कैसे होगा, और कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी लग सकता है। लेकिन ये देखा जाए तो इजी है। अगर आपको टफ भी लग रहा है तो बस 2-3 प्रोग्राम्स को थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, आपको एक जैसा सिनेरियो लगेगा और आपको लगेगा कि बहुत इजी है। क्योंकि ना तो इसमें लूप है, और ना ही इफ कंडीशन है, और ना ही, मतलब इफ कंडीशन तो आ जाएगा, लूप और एरे वगैरह कुछ नहीं आएगा, बहुत बेसिक वाला रहेगा। जो हमने अभी 9 प्रोग्राम बेसिक्स के किए हैं ये भी आपका बेसिक्स ही है, बस उसको बस फ्रेमिंग कर दी है। अभी आपके पास सपोज आपका पिक्चर है, आपने उसको फ्रेम में नहीं डाला है, तो अभी जो हमने पिक्चर को देखा है, एनालाइज किया है, वो विदाउट फ्रेम है। अब बस उस पिक्चर को फ्रेम में डाल दिया है, तो फंक्शन जस्ट लाइक अ फ्रेम। बाकी का जो अंदर का कैलकुलेशन है दैट इज नॉर्मल कैलकुलेशन, बस वो फ्रेम की तैयारी करनी है।
इसका मतलब कॉलिंग को आपको समझना है, इस फर्स्ट लाइन को समझना है और इसे समझना है। अंदर का जो टास्क है दैट इज वेरी इजी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वॉइड के बारे में समझ में आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ वॉइड होता तो यहाँ पर ये नहीं होगा, और यहाँ पर वॉइड आ जाएगा, और यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर बस सी आउट में सीधा हम ये रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, बस इतना रहेगा। अगर वॉइड है तो इससे समझ में आता है कि वॉइड अगर लगाते हैं तो वो रिटर्न नहीं करता, अगर वॉइड की जगह कोई भी डेटा लगाते हैं तो वो रिटर्न करता है। बट वो अभी आपका आगे आएगा। अगर वॉइड आ रहा है तो उसको वॉइड की तरह से करेंगे, देखेंगे। मुझे अभी याद नहीं है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स मैंने यहाँ ऐड किए हैं। जब फिर पूरा समरी टाइप करेंगे तो उसमें वो सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम इजी है, अगर आप इसे करना चाहो तो ये कर सकते हो प्रैक्टिस में। अब अगर आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल सेम टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी। अगेन उन्होंने बोला कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू राइट अ program in C++ to accept two integer value in main function and pass them function great। तो ग्रेट नाम से फंक्शन दे दिया, उनमें पास करना यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब देखा जाए तो इट्स वेरी सिंपल प्रोग्राम। जो आप बोल रहे थे कि इतना सिंपल आता है क्या, बट उन्होंने क्या कर दिया, यूजिंग फंक्शन दे दिया। तो हमने एक फंक्शन बनाया। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बस बोला है, वो फंक्शन बनाकर नहीं दिया। जस्ट उन्होंने बोला है कि पास करने टू नंबर्स, और फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, बट हम तो यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऐसा कर देते हैं, शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये मैं आपको अभी समझा दूंगा, प्रोग्राम करा दूंगा। और अभी जो मैं बता रहा हूं वो विद रिटर्न है, विद रिटर्न। तो जो अभी हम कर रहे हैं वो विद रिटर्न है। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट हमने नाम लिया और उसके अंदर दो पैरामीटर पास किए। यहाँ पर ये रिटर्न टाइप हमने इंट लगा दिया। यहाँ पर अगर दो नंबर हमने एंटर किए, यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया और रिटर्न होकर जीआर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू जो है नीचे पास होगी। यहाँ पर ये भी गलत है, सॉरी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीआर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है उसको प्रिंट करेंगे, बी प्रिंट नहीं करेंगे। तो कुछ वही जो मैं बोल रहा था, मेरे नोट्स के वायरस तो यहाँ पर जीआर आएगा। फिर ये है फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें ओनली इफ कंडीशन है। ज्यादातर यूजिंग फंक्शन वाले जो प्रोग्राम्स होंगे, इफ कंडीशन होगा, हार्डली लूप आ सकता है। तो यहाँ पर इंट और यहाँ पर वेरिएबल ले लिया जी आर, और फिर हमने ए ग्रेटर देन बी लगाया, जी आर के अंदर ए असाइन कर लिया। फिर एल्स जी आर के अंदर बी आ जाएगा। तो ये कंडीशन तो क्लियर है। अगर ए बड़ा है तो जी आर के अंदर ए आ जाएगा, अदरवाइज बी आ जाएगा। फिर हमने रिटर्न जी आर कर दिया। ये रिटर्न होके कहाँ जाएगी, वैल्यू इस जी आर में जाएगी और प्रिंट हो जाएगा जी आर। तो ये प्रोग्राम हो गया विथ रिटर्न। अब हमें इसी प्रोग्राम को करना है विदाउट रिटर्न। अगर आप विदाउट रिटर्न करोगे तो यहां पर ये रिटर्न नहीं होगा। इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। इधर आपका इंट की जगह पर क्या होगा, वाइड होगा। यहां पर इंट की जगह पर आ जाएगा वाइड, बिकॉज हमें रिटर्न नहीं करना। और यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, कॉलिंग इस ऐसा रहता है, विदाउट रिटर्न का कॉलिंग ऐसा रहता है। और यहां पर आ जाएगा वाइड, एंड यहां से रिटर्न रिमूव हो जाएगा क्योंकि रिटर्न नहीं करेगा। और ये जो लाइन है इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पर, क्योंकि अब हमें सीधा यहीं पर प्रिंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये लाइन यहां यूज नहीं होगा, हमें यहीं की यहीं प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि वापस वैल्यू जाएगी नहीं, आपको यहीं पे काम करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू जी आर, बस इतना है। अगर शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू तो फिर आपको ये करना है, इंट की जगह वॉइड करना है। ये वॉइड आ जाएगा, यहाँ पर कॉलिंग ये हो जाएगी, फिर यहाँ वॉइड हो जाएगा, फिर रिटर्न आएगा नहीं, केवल इस टाइप से प्रिंट हो जाएगा। ज्यादातर आपका इसी टाइप से रहने वाला है। सर सर हम्म। सर एक मिनट इसके पहले वाले स्लाइड पे जा सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा। इसकी प्रीवियस वाली पे चलते हैं। हम्म। सर इसमें आपने कहा कि एक मिनट मैं एनोटेट करता हूँ। हाँ,
सर आपने कहा कि इधर जो है हम मतलब वेरिएबल दिया तो भी चलेगा और नहीं दिया तो भी चलेगा। तो अगर हमने वेरिएबल इधर दिया तो ये लाइन और ये लाइन में फिर फर्क क्या रहेगा, मतलब दोनों फिर लाइन सेम हो जाएंगे? यहाँ जो भी वेरिएबल दोगे वो यूजलेस रहेंगे, बस एरर नहीं आएगा, बस इतना है। मेन मेन तो ये वाले वेरिएबल्स हैं, मेन ये वाले वेरिएबल्स हैं, वो तो ये है कि आपने दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली अगर आपने नाम डिफरेंट भी किया तो इससे ओवरराइट हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। ओके, मतलब यहाँ जो आप वेरिएबल दोगे उसका कोई यूज ही नहीं होगा, यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा कुछ। वो तो ये है कि एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। बट अगर आप बोलोगे कि सर वो वहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सर फिर वो सीपीएस बुक में मिलेंगे आपको वेरिएबल्स। मेन चीज ये है इसलिए। सर फिर वो X1 X2 X3 वो मतलब क्या है सर? वो वेरिएबल नहीं है तो क्या है? वेरिएबल ही तो है, मैं कब मना कर रहा हूँ कि वो वेरिएबल नहीं है। अच्छा, ओके ओके। मतलब यहाँ तो ये वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल ही है। बट कहने का मतलब ये था कि मैंने यहाँ ये बताया था कि यहाँ पर भी आप ऐसे x1 x2 ये वेरिएबल ले सकते हो। बट ये जो वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। बट अगर आपने फिर a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ये यूज कर लिया, आपने सोचा एक ही तो है, लेकिन यहाँ पर आपने वेरिएबल जो यूज किया, आपने जो वेरिएबल यहाँ यूज किया वो यूज होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल लिए हैं वो उनका कहीं यूज नहीं होगा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो लेना ही नहीं है, वो यूजलेस है। वो तो ऐसा लगेगा कि फिर आपने कॉपी कर दिया टीपीएस से, मतलब किसी टीचर ने आपको समझाया ही नहीं है, इसका मतलब। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी मैंने वेरिएबल नहीं लिए। टीपीएस बुक में जितने आप प्रोग्राम्स करोगे, किसी प्रोग्राम में कुछ और बता रहे हैं, किसी प्रोग्राम में कुछ और बता रहे हैं, बताने का तरीका भी वो चेंज कर रहे हैं, तो अलग अलग आपके माइंड में इतना हौच पौच हो जाएगा प्रोग्राम्स का, बहुत ज्यादा। तो मैं कोई भी प्रोग्राम आपकी बुक से और टीपीएस से रेफर नहीं करूंगा। अगर यहाँ पर जो प्रोग्राम मैंने समझाया है और आपके टीपीएस से में प्रोग्राम है, तो आपको इसके थ्रू करना है और वहां से नहीं करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप सोचोगे सर ने क्या है यहीं से कॉपी किया होगा, टीपीएस में भी है यहाँ पर भी है, सेम आंसर होगा। एक चीज को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो ये याद रखो, सेम नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने फंक्शन दिया है void, और फंक्शन का नाम भी दिया है, और उसके अंदर आर्गुमेंट भी दिया है, बस एट द M% लगा दिया है। इस M% का क्या यूज होता है वो हम समझ के लेंगे थोड़ा सा। अब और डेट रिटर्न द वॉल्यूम V एंड द सरफेस एरिया S। यहाँ वो रिटर्न के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है मुझे कॉपी पेस्ट में शायद गड़बड़ हो गई हो। अम, इधर void है, इधर भी void है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में तो बोल रहे हैं रिटर्न द वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया S। अच्छा, वेट 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 वेट, मैंने समझने में थोड़ा गड़बड़ कर दी। वो एक्चुअल में वो वाला रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, जो क्योंकि एक फंक्शन से हम दो वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर सकते। एक चीज और याद रखो, by using one function you can't return multiple values, you can able to return one value only। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो वैल्यू रिटर्न करने की, वॉल्यूम भी रिटर्न करना है, सरफेस भी रिटर्न करना है। तो हमें कुछ स्मार्ट वे प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ void यहाँ अगर आप रिटर्न लगाओगे तो ओनली वन वैल्यू यू एबल टू रिटर्न, बट यहाँ तो दो वैल्यू रिटर्न होने की बात हो रही है। ओके, तो इससे प्रीवियस प्रोग्राम में तो ऐसा कुछ नहीं था ना रिटर्न, क्योंकि वहां पर ये था, थोड़ा सा हम प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं। थोड़ा सा वहां पर ये था ना कि शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू, और हमने विद रिटर्न किया था, तो इसका तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इधर कुछ ऐसा नहीं है। ओके, हाँ ठीक है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि एस और वी ये वॉल्यूम मतलब रिजल्ट को ही पास कर दिया, ये रेडियस है, हमने रिजल्ट को पास किया और इनके अंदर वैल्यू वापस आ जाएंगी विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। अब ऐसा कैसे होगा,
हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मतलब टू टाइप के फंक्शंस हैं। ये आपको डिफरेंस याद भी करना पड़ेगा। तो अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि थियोरी में मैं ये याद करवाऊंगा स्पेसिफिकली। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये थियोरी में जब मैं थियोरी पढ़ाऊंगा तो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये थियोरेटिकली मैं याद करवाने वाला हूँ। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी है। और उसका अगर आप हो सकता है कि एक छोटा सा एग्जांपल भी वहां पर फ्रेम कर दो। जो अभी तक हमने फंक्शंस किए हैं वो कॉल बाय वैल्यू था। कॉल बाय रेफरेंस में स्पेसिफिकली आपको क्या मिलेगा, m% मिलेगा। m% मिल गया तो समझो कॉल बाय रेफरेंस है। अब इससे होगा क्या, वो समझेंगे थोड़ा सा हम। कॉल बाय रेफरेंस से होता क्या है, और वो जो मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ वही आपको थियोरेटिकली लिखना होता है। सर एक मिनट, आप ये जो बोल रहे हो कि ये फंक्शन एक मतलब वो रिटर्न करेगा, तो ये एग्जैक्टली मतलब क्या रिटर्न कर रहे हो? रिजल्ट देखो कैसे, मैं बताता हूँ यहाँ पर। पहले इसे कंप्लीटली मैं समझा देता हूँ, फिर आप डाउट पूछना। यहाँ पर एक एस वेरिएबल है और एक वी वेरिएबल है और आर वेरिएबल है। एस और वी हमारे रिजल्ट वेरिएबल है, मतलब एस और वी में तो रिजल्ट आएगा। और ये जो आर है वो हमने इनपुट लिया है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि आर में वैल्यू लिया आपने, सपोज 5 लिया, तो ये जो आर का वैल्यू है वो तो 5 यहाँ आ जाएगा। बट एस और वी में तो वैल्यू लिया नहीं है, बिकॉज ये तो रिजल्ट वेरिएबल है। बट स्टिल वी आर पासिंग दीज वेरिएबल्स, मतलब एस एस में पास किया, वी वी में पास किया। बट यहां से कोई वैल्यू तो पास हुई नहीं। हुई क्या, बताओ जरा। आर में हमने इनपुट लिया है तो आर की वैल्यू यहाँ पास हुई। कभी भी हम रिजल्ट को पास करते ही नहीं है जनरली। इन केस ऑफ जनरल हम जो रिजल्ट है उसे पास नहीं करते, बट यहाँ पर हमने रिजल्ट को पास किया है। ब्लैंक, एक तरह से अभी ब्लैंक है, यहाँ पर फिल हो गया। एस में रिजल्ट आ जाएगा, वी में रिजल्ट आ गया। अब एस और वी में रिजल्ट आ गया, ऑटोमेटिकली कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, आप यहां पर जो भी चेंजेस करोगे वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब एस और वी में रिजल्ट आ जाएगा। ये कॉल बाय रेफरेंस है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो भी चेंजेस आप यहां करते हो वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसी को कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल आर्गुमेंट अफेक्ट्स द एक्चुअल आर्गुमेंट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो वो ऊपर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट एस और वी दोनों में वैल्यू रिटर्न हो गया ना, विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट। without written statement, because with written statement you able to return only one value, only one value। इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया। अगर केवल वॉल्यूम रिटर्न करना होता तो फिर हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा के काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, दो चीजों को रिटर्न करने के लिए बोला, तो हमने फिर ये दिमाग लगाया, इस वाला, ये वाला कॉल बाय रेफरेंस वाला। और कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में ऐसा नहीं होता। अगर सपोज मैं ये m% हटा दूं, अब एस का वैल्यू यहाँ कॉपी होगा, रेफरेंस पास नहीं होगा। अब यहाँ पर जो भी आपने चेंजेस किए ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, केवल m% हटाकर। ये मैंने शायद उसमें भी बताया ना आपको, प्रैक्टिकल में, सी प्लस प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा ये आइडिया दिया था कि ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं वेरिएबल। तो ये है यहाँ पर फंडा। कुछ समझ में आया या ऊपर से निकल गया? सर ऊपर से ज्यादा। थियोरटिकल में, थियोरी में भी आएगा। अभी ये कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस आपको थियोरी में भी याद करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। एंड थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं हम। अब यहां पर नोटिस कीजिए, ए और बी, ए और बी को मैंने यहां पास किया, राइट। यहाँ कोई m% नहीं है। सपोज ए में 10 है, ए का वैल्यू इस ए में पास हुआ तो इस ए में 10 आ जाएगा। अब इस ए में 10 जो है उसमें मैंने कुछ मैनिपुलेशंस कर दिए, ए इज इक्वल टू 20 कर दिया, तो अब ए में कितना हो गया, 20। क्या, और मैं यहां पर जब मैं ए को प्रिंट करूंगा यू विल गेट 20। बट क्या एक्चुअल में इस ए में जो 10 था वो चेंज हुआ? अगर मैं यहां पर ए प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, बस इतना समझो। यहां पर ए प्रिंट किया तो 20 हो गया। तो क्या यहां चेंज करने से क्या यहां इफेक्ट हुआ? तो मैं बोलूंगा नहीं, यहां पर 10 प्रिंट होगा। यहां 20 प्रिंट हो जाएगा, यहां 10 प्रिंट होगा, मतलब इफेक्ट नहीं हुआ। इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू।
यहाँ जो भी आप चेंजेस करोगे वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर फिर यहाँ पर ग्रेटर नंबर कैसे आ गया, तो बहुत डीपली पॉइंट्स को समझना है। यहां से आपने इसे रिटर्न किया, यहां पर ए और बी की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ बी प्रिंट कर दिया गलती से, जी आर प्रिंट होगा। यहाँ ए और बी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ ए और बी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम तो ए और बी की वैल्यू को क्या जी आर में लेकर आ गए और जी आर को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। तो ए और बी का तो कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। क्या यहाँ पर मैंने ए और बी को दोबारा प्रिंट किया है? नहीं किया। क्या मेरा कुछ ऐसा मीनिंग है कि मुझे ए और बी को प्रिंट करना है या कुछ उसमें कैलकुलेशंस करवाना है या वैल्यू चेंज हुए नहीं हुई है? मेन चीज है यहाँ पर ज्यादातर हमें जो मीनिंग होता है वो रिजल्ट से मतलब होता है, जो वैल्यू पास हुई है उससे मतलब नहीं होता कि वो उसमें जो भी चेंजेस किए वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो भी आप यहाँ पास कर रहे हो, यहाँ जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो आपको फिर M% लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब कॉल बाय रेफरेंस बनाना पड़ेगा उससे। तो कॉल बाय रेफरेंस में दोबारा भी रिपीट करूंगा, दोबारा ये चीज रिपीट होगी, देन उधर समझ में आ जाएगा। अभी एटलीस्ट 50% तो समझ में आ गया होगा, क्यों? और हाँ, एक और चीज यहाँ पर, अब अगर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एज अ होमवर्क आप कर सकते हो, बिकॉज ये टोटली सेम है। आप क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर था कंप्यूट स्फेयर और यहाँ पर कंप्यूट ट्राइंगल है, यहाँ पर कंप्यूट सर्कल है। तो ऐसे प्रोग्राम को चेंज करके दिया जाता है। आप समझो कि वो चेंज कैसे करके देंगे। इस ईयर में ये वाला प्रोग्राम आया, नेक्स्ट ईयर में ये वाला प्रोग्राम आया, और उसके नेक्स्ट ईयर में ये प्रोग्राम आया। तो ऑलमोस्ट थिंग्स आर सेम। देखो जरा, है या नहीं सेम? तो अगर आपको ये प्रोग्राम आता है तो ये प्रोग्राम आप इजिली कर पाओगे। आप करके मुझे सेंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर मैंने नहीं दिया बिकॉज इट इज टोटली सेम। आप रेफर कर करके कर सकते हो। सर हाँ। सर हम void मेन के पहले मतलब वहाँ वहाँ पे void कंप्यूट स्फीयर लिख रहे हैं, तो हम्म। वहाँ पे हम डिक्लेरेशन देते क्या? यस, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है। हाँ हाँ, ये डिक्लेरेशन है, ये कॉलिंग है, ये डेफिनेशन है। और आपको टीपीएस में ये डेफिनेशन कभी कभी ऊपर मिल जाएगा, डिक्लेरेशन नहीं होगा, डेफिनेशन ऊपर मिल जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कभी नीचे है कभी ऊपर है कभी नीचे का, तो आप मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे अच्छे से। मैंने क्या किया है, सब जगह पर सेम सिनेरियो बना दिया है और सिमिलर टाइप के प्रोग्राम्स को एक साथ रख दिया है। अब आप देखो, आपको इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। जो आपका 4 आवर्स का वर्क करोगे आप खुद से, वो 2 आवर्स में हो जाएगा। इससे ये फाइल मैं सेंड कर दूंगा, ये वाली फाइल स्पेसिफिकली मैंने वीडियो के लिए बनाया है, तो अगेन मैं आपको सेंड कर दूंगा ये फाइल। अगेन मैंने और डिजाइन तो दिए, फिर लास्ट सर ईयर का मैं फाइल दिखाऊंगा। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ ऐसा ही उनको रिप्रेजेंट करके दिया था, फ्लैश कार्ड 1 फ्लैश कार्ड 2, मतलब कुछ दूसरा सिनेरियो था। अभी मैंने दूसरा सिनेरियो ऐड कर दिया, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अभी आपको दिखाऊंगा मैं प्रीवियस ईयर क्या किया था, प्रीवियस ईयर में किस टाइप से करवाया था। सेम ही चीज थी बट सर उधर एंड का कुछ ये है क्या? एक मिनट पीछे से, मतलब उनने जो क्वेश्चन में दिया है उसमें एंड का कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है क्या? कि देखो ना, मतलब एस को एंड दिया है, वी को एंड दिया है, लेकिन आर को एंड नहीं दिया, तो उसमें मतलब ऐसा क्यों? हाँ है क्योंकि देखो, हमें वैल्यू केवल एस और आर की वापस चाहिए, राइट? सॉरी, एस और वी की। क्या आर की वैल्यू हमें वापस चाहिए यहाँ पर? नहीं चाहिए। तो कि नहीं एक चाहिए। परसेंट केवल वहां चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। इसमें ए पी, केवल ए और पी को हमें वापस लेकर आना है। ए फॉर एरिया, पी फॉर पैरामीटर, आई थिंक क्या है, हाँ, पैरामीटर और एरिया, केवल इसको वापस लेकर आना है, इसलिए हमने इधर लगाया। और एक्स वाई जेड ये ऑपरेशंस हैं, मतलब ऑपरेटर टाइप हैं, केवल कैलकुलेशन में यूज होंगे, रिजल्ट आएगा उसको वापस ए और पी में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया। तो जब आप इस प्रोग्राम को करोगे तो यहाँ पर केवल एरिया प्रिंट होगा, पैरामीटर प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पर आपका एरिया प्रिंट होगा, पैरामीटर प्रिंट होगा। पूरा इस प्रोग्राम को रेफर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और इधर आप देखो ए और सी में, ये तो पूरा सेम टाइप हो गया, ये तो स्पेयर वाला ही हो गया।
सर तो मतलब ये एंड तो कुछ फिर सर बताता है क्या स्पेसिफिकली कंप्यूटर को कि ये मतलब सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को रिटर्न करना है? यस, ये कॉल बाय रेफरेंस, अच्छा। ये कॉल बाय वैल्यू है, ये कॉल बाय रेफरेंस है। कॉल बाय रेफरेंस ये इंश्योर करता है कि आपने यहाँ पे जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आप देखो, आप यहाँ से m% हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, अब क्या होगा, एस के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू यहाँ मिलेगी नहीं आपको, यहाँ जीरो मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ एस में वैल्यू डाला ही नहीं। गार्बेज वैल्यू मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा तो गार्बेज वैल्यू मिलेगा, बट यहाँ जो रिजल्ट आया है वो वैल्यू यहाँ नहीं आ पाएगा। यहाँ वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ m% है, और m% सोर्स कॉल बाय रेफरेंस। सर वहां पर अ, हमें कॉमा देना चाहिए ना हर एक वो ब्रैकेट में जब हम सब वेरिएबल लिखते हैं फंक्शन के, तब कॉमा दे के लिखते हैं ना। तो कहाँ, अच्छा ये वाला क्या 5, यहाँ पर कॉमा की बात कर रहे हो, कहाँ पर बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, मैं समझ गया आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हाँ हो। वैसे ही, हाँ नहीं, ये वैसे ही कॉमा तो कॉमा। मैंने दे दिया। आप शायद ये बोल रहे हो कि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, एस, ये मुझे बताना भी था कि ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी। आप ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे होगे कि एक ही बार में ऐसा कर दो, बार बार फ्लोट लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ तो याद रखो एक चीज, कि ये यहाँ पर ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, दे आर पैरामीटर वेरिएबल, दे आर द नॉर्मल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, और ये पैरामीटर वेरिएबल्स हैं, और ये लोकल वेरिएबल्स हैं। तो अपनी तरफ से ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं। अभी सपोज मैं बताना भूल जाता ये चीज, या आप डाउट पूछना भूल जाते और एग्जाम में ये चीज आप सोचते जब हम ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा ही कर लेते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। तो अगर कुछ बताने से रह जाए और आप अपनी तरफ से कोई लॉजिक लगाकर आप उस चीज को कर रहे हो कि दो पॉइंट है, तो ये भी पता है और ये भी पता है, और उसमें आप चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहला पॉइंट तो ये कि मत करो, वो चेंज मत करो। वैसे तो मैं बताकर चलूंगा, लेकिन मैं एक कॉमन सिनेरियो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप तक आपको पता है ऑलरेडी कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, तो उसमें ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश मत करो। दूसरा पॉइंट अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, जब आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो तो ऐसा चल जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे, यहाँ स्पेसिफिकली अलग अलग उसका सेट बता रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि आप ऐसा कर दो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, कभी नहीं वर्क करेगा यहाँ पर। तो स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी आप वेरिएबल ले रहे हो, यहाँ तो ये कॉमा रह गया है, यहाँ कॉमा रखो, तो वो वेरिएबल के पहले आपका डेटा टाइप मेंशन करना नेसेसरी है पैरामीटर्स वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? पॉसिबल नहीं है, आप करके देख लेना, एरर आएगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने जानबूझकर ये वेरिएबल ले लिए जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ और समथिंग आपको पता रहे। अगर आपने ये नहीं भी लिए तो भी चलेगा, बस यहाँ पर एक्चुअली लिया भी इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिए हैं, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर भी ले लिया, इसलिए ले लिया है। लेकिन अगर आप वेरिएबल नहीं लेते हो तो, बट m% तो फिर भी रखना पड़ेगा, यू नीड टू कीप m%, नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरिएबल का नाम हटा सकते हो, m% रखना पड़ेगा, मतलब उसका डिक्लेरेशन ऐसा हो जाएगा अगर आप देखो तो सेफ एंड सिक्योर, आप जैसा उन्होंने दिया है वैसे ही दे दो, ऐसा। और फिर यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ आपने मेंटेन कर लिया, आंसर आ गया। तो क्या आप ये दो क्वेश्चन लिखने के कैपेबल हो? आप मुझे लिखकर दिखाना, तभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट अटेम्प्ट करना एग्जाम में। सॉरी फंक्शन, ये फंक्शन का हो गया। तो क्या मतलब केवल कॉलिंग एंड डेफिनेशन को अगर आप समझ गए तो उसके अंदर जो टास्क लिख रहे हो डेट इज वेरी इजी। क्या है, मल्टीप्लाई तो है, फंक्शन वो फॉर्मूला ही तो दिया है हमने, टास्क तो बहुत इजी है। बस आपको समझना क्या है, डिक्लेरेशन, और उसके बाद अंदर कॉलिंग, ये कॉलिंग आपको समझना है अकॉर्डिंग टू void। अब यहाँ पर एस इक्वल टू नहीं दिया, ए इक्वल टू नहीं दिया, आर इक्वल टू नहीं दिया, क्योंकि void है। तो कॉलिंग को समझना है, आफ्टर स्वैपिंग बिफोर स्वैपिंग, ये स्वैपिंग वाला प्रोग्राम है। अब अगेन यहाँ से कॉल बाय, ये कॉल बाय रेफरेंस में जो भी हम एग्जांपल देते हैं वो स्वैपिंग वाला एग्जांपल देते हैं। अब देखा जाए, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ आ गए, यहाँ पर हमने चेंजेस कर दिए एक्स और वाई में, तो क्या वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे? तो यस रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि m% है।
M% हटा दो आप, ये एंड ऑपरेटर हटा दो। अब एक्स और वाई में जो 10 और 20 डाला वही 10 और 20 है, यहां पर चेंज हो जाएगा बट वो ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, ये कॉल बाय रेफरेंस के बेसिस पर हमने किया। सर इधर इंट सी जिधर उन्हें इनिशियलाइज किया है तो उधर ही करना चाहिए, या हम एक्स और वाई के साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं? सर हम जब फंक्शन कॉलिंग करते हैं तब वो एंड लिखना चाहिए क्या? नहीं, यहां पर नहीं लिखना है, और लिखना भी है बट इस केस में नहीं लिखना है, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली मना नहीं करूंगा कि नहीं लिखना है, क्योंकि अगर ये पॉइंटर का प्रोग्राम होगा, अगर ये पॉइंटर का प्रोग्राम है तो आएगा M% X आएगा और M% Y आएगा, अगर पॉइंटर का प्रोग्राम है। अगर यहाँ एस्ट्रिक एक्स है तो पॉइंटर तो मैंने अभी कराया ही नहीं है, तो अभी ये इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखना होता है हमें M%, यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा, बट यहाँ नहीं लिखना होगा। अब दूसरा डाउट ये कि X Y और कॉमा C हमने यहीं ले लिया, क्योंकि हमें पता है थर्ड वेरिएबल लगता है। अब आपने सोचा यहाँ ले लिया, अब यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आपने C डायरेक्टली यूज कर लिया, तो क्या ये चलेगा या एरर आएगा, ये डाउट है ना? हाँ सर। तो पहले तो आप लोग ही बताओ, क्या ये चलेगा या कुछ एरर वगैरह आएगा? भाई, कौन सब लोग हैं ना। हम्म, 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 बताओ सर नहीं चलेगा शायद। रीजन, क्यों सर नहीं? क्योंकि वो कम्प्लीटली अलग वेरिएबल है ना, मतलब हम जो वहाँ पे ले रहे हैं। ओके, बिकॉज जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो केवल इसके लिए चलेगा, ओनली इनर ब्रैकेट्स के लिए चलेगा। दोनों अलग अलग स्कोप हैं, ये वाला जो स्कोप है वो अलग है, और ये जो स्कोप है वो अलग है। यहाँ जो आपने सी लिया है वो यहाँ तक वर्क करेगा, केवल यहाँ तक, इसके बाहर वर्क नहीं करेगा, तो आपको यहाँ लेना ही पड़ेगा। और दूसरा, यहाँ लिया क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, कहीं यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसलिए लिया नहीं है। सर फिर वैसे स्कोप वाले के जैसे आपने बोला, तो फिर हमें कैसे पता कि एक्स और वाई भी उधर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब वो भी नीचे तो लग रहा है ना? हम्म, तो फिर अगर उसका स्कोप खत्म हो गया वो उधर ही ब्रैकेट में वॉइड में इनके, तो फिर हमें कैसे पता कि उधर दूसरी जगह नहीं लगा? तो यहाँ इसीलिए तो दोबारा से डिक्लेयर किया है, इंट क्यों लगाया दोबारा? दोबारा डिक्लेयर्ड है वो, अगेन। नहीं समझ में आया? ये समझे समझे। एक्चुअल में ये एक्स और वाई नहीं है। यू कैन टेक ए हेयर, यू कैन टेक बी हेयर, और यहाँ पर एक्स की जगह पर ए ले सकते हो, ए ले सकते हो, यहाँ बी और ये बी, तो भी आपका काम हो जाएगा। नाम सेम रखा है कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, बट एक्चुअल में ये एक्स और वाई है ही नहीं। यहाँ पर आप M%A M%B ले सकते हो, और उसके बेसिस पर काम कर सकते हो। C=A, A=B एंड B=C। एक्चुअल में एक्स का यहाँ पर रेफरेंस पास हुआ है, जो भी काम ए में होगा वो एक्स में चला जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने क्या किया है, उसको सेम रखने की कोशिश की है कि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। बट एक्चुअल में देखा जाए दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब डिफरेंट जगह है, आप नाम चेंज कर सकते हो उसका। तो जनरली तो मैंने सेम ही रखा है, अदरवाइज यहाँ पर X1 Y1 कर दिया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए हैं देखा जाए तो। अब अगर मैंने X1 X Y1 कर दिया तो अब XY में तो चेंजेस ही नहीं हुए। जस्ट सी दिस पॉइंट, कि अगर मैं X1 Y1 कर देता हूँ और यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो X1 Y1 में हो रहे हैं, X1 एंड Y1 में हो रहे हैं, तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर? तो मैं बोलूंगा यस, क्योंकि एक्स का डेटा X1 में गया, वाई का डेटा Y1 में गया, और जो भी चेंजेस आप यहाँ करोगे वो ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ M%। M% हटा दो आप, अगर आपने M% हटा दिया
m% हटा दिया ये पॉइंट, और ये x1 y1 है। अब यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए हैं वो ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये अब कॉपी हुआ है। x का डेटा x1 में कॉपी हुआ, y का डेटा y1 में कॉपी हुआ। इधर 10 आ गया, इधर 20 आ गया। यहाँ चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ प्रिंट करोगे चेंजेस मिलेंगे, बट ऊपर नहीं जाएंगे वो चेंजेस। तो कुछ बच्चों को ये मैंने 2 मंथ्स पहले कराया था, कुछ बच्चों को 3 मंथ्स पहले कराया था, किसी को 6 मंथ पहले कराया था। बीच में रिवीजन भी बहुत कम हुआ है फंक्शंस का। तो कुछ बच्चों को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ अब मुझे नहीं पता किसको कितना अच्छे से समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा 2-3 बार इस वीडियो को देखना। ये जल्दी मैं इधर पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पर। एंड यहाँ पर फिर ये स्वैप फंक्शन है, वही सेम। मतलब मुझे लगता है फिर एरे करने की कैपेसिटी है क्या, मतलब वैसे एरे के केवल 6 क्वेश्चंस हैं, मतलब हैं तो 9, बट वो 6 क्वेश्चंस कर लिए, वो एक जैसे क्वेश्चंस हैं। वो आप मुझे बता देना, अगर आपको लगेगा तो कर लेंगे। 3 बजने वाले हैं। अच्छा है वैसे, मैंने अगर ये रखा, जूम वाला ही रखा, अगर मैं वैसे अगर रिकॉर्ड करता जो नॉर्मल मैंने वो किया, तो आपके ये डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, है ना? क्योंकि उधर तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसे कोई डाउट आ रहे हैं। इसीलिए टाइम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया हमारा। इवनिंग क्लास में एरे, एरे और स्ट्रिंग वैसे देखा जाए तो इवनिंग में ही एरे करेंगे। क्यों? क्योंकि एरे और स्ट्रिंग एक जैसे रहते हैं। तो जब एरे करेंगे, अब अगर हमने एरे किया तो स्ट्रिंग नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिंग किया तो एरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों को तो साथ में नहीं कर सकते। तो मे बी इवनिंग क्लास में हम एरे कर लेंगे। और ये हमारा आई थिंक लास्ट प्रोग्राम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टोटल प्रोग्राम कितने थे। अब अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, तो आप इसे खुद से समझ सकते हो, बिकॉज सेम थिंग इज रिपीटिंग अगेन। यहाँ इंट है, और ये फंक्शन दे रखा है, और ये 4 इंट 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 ले लिए। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर पास कर दिए वैल्यूज, इक्वल बाई वैल्यू है। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू हमने गेट कर लिया, और फिर हमने उसे पास कर दिया। स्मॉल की वैल्यू का पास हो जाएगी इस स्मॉल वाले वेरिएबल में, और वो प्रिंट हो जाएगा। और सेम टाइप का प्रोग्राम एक और दे दिया लार्जेस्ट के लिए। तो देखो, इन्होंने ये मैक्स वाला, मिन के बिहाफ पर आप मैक्स वाला कर पाओगे या नहीं, तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा। जो अनसॉल्व प्रोग्राम्स है ना, जो उसके रिलेशन में है, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है, इवनिंग तक आप क्या करना, ये प्रोग्राम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखा जाए तो यहाँ मिन की जगह मैक्स आ जाएगा, यहाँ मैक्स आ जाएगा, यहाँ मैक्स आ जाएगा, यहाँ पर लार्ज आ जाएगा, और लार्जेस्ट नंबर इज लार्ज आ जाएगा, और यहाँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाएंगे। बस सब जगह आप क्या करो, ग्रेटर देन लगा दो, और वेरिएबल चेंज कर दो। स्मॉल की जगह मैक्स कर दो, एम कर दो। बस हो गया प्रोग्राम मैक्स वाला। इतना तो कर पाओगे ना, इतने चेंजेस तो कर पाओगे। इतना नहीं कर पाओगे तो फिर गए पानी में, गड़बड़ हो जाएगी। कर पाओगे इतना तो चांस मुझे पता है। तो इट इज टोटली। सर हम्म। सर बस कंफ्यूजन इधर हो रहा है मुझे कि हम वो जो फंक्शन का नाम लिख रहे हैं मतलब स्टार्टिंग में, तो वो अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम हमारे मन का लिख सकते हैं क्या मतलब? कोई भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी रिलेटेड टू टास्क। जैसे उन्होंने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, तो टास्क क्या हो गया, एरिया। तो जस्ट टेक फंक्शन नेम एज एरिया। पैरामीटर बोला तो पैरामीटर, लार्जेस्ट बोला तो लार्ज ले लो, लार्जेस्ट ले लो। मतलब एबीसी मत रखना, मतलब ऐसा ही कोई भी नाम दे दिया आपने, अजीबो गरीब दे दिया जो उस टास्क से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जस्ट रिलेटेड टू दैट टास्क, ठीक है? अपनी मर्जी ठीक से है। जो नाम लोगे आप, वो उस टास्क से रिलेटेड होना चाहिए। अब इसमें एक फैसिलिटी ये रहेगी कि ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा, फिर दोबारा आप वीडियो देखोगे, देन अगेन डाउट्स आएंगे, देन अगेन आप अपनी लाइव क्लास में आप पूछ लेना मुझे। देन
यहाँ पर डबल, ये पावर वाला हो गया। अब एक्चुअल में यहां से आपको समझ में आएगा कि जो ये पाव फंक्शन है वो काम कैसे करता है। पीओडब्ल्यू जो फंक्शन मैंने आपको समझाया था ना, 2,3, तो ये 2 रेज टू 3 निकाल के देगा बाय डिफॉल्ट मैथ डॉट एच हेड फाइल के थ्रू। तो आप क्या करते हो, मैथ 2,3 लगाया, आपका रिजल्ट आ जाता है सीधा। आप केवल एक लाइन लिखते हो, ए इज इक्वल टू POW 2,3 एंड सी आउट ए। तो इस ए के अंदर 8 आ जाएगा। आप और कुछ नहीं करते, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये सीधा मैथ हेडर फाइल को बिलोंग करता है। और जो भी आपको बोला गया है कि इसका डेफिनेशन मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है, वहां से ऑपरेट होता है, रिजल्ट आ जाता है। एक्चुअल में यहां पर ऑपरेशन पता चलेगा ऑपरेशन होता कैसे। अब देखो नाम भी चेंज कर दिया हमने, पाव की जगह पावर कर दिया। कोई भी नाम ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं, एक्सपोनेंट ले सकते हैं, पाव ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, या अपना खुद का नाम ले सकते हो। तो इसकी जो एक्चुअल वर्किंग है वो कैसी रहने वाली है वो देखेंगे। यहाँ पर एक्स और पी हमने इनपुट ले लिया, और उसके बाद हमने, देखो कॉलिंग तो सेम रहेगी। अगर आप नोटिस करोगे तो कॉलिंग इज टोटली सेम, चाहे वो प्री डिफाइन हो या यूजर डिफाइन हो, बट उसके अंदर का टास्क लिखना पड़ेगा आपको पूरा, डेट इज टास्क। अब ये एक ऐसा फंक्शन आया है जिसमें लूप यूज हुआ है, ये है टास्क। तो ये टास्क लिखा हुआ है मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर, इस POW के अंदर। इस टाइप का पूरा डेफिनेशन मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ है, जहां पर ये दोनों वैल्यूज को पहले सेंड करता है लाइक दिस, कि एक्स के अंदर सपोज 2 है, पी के अंदर 3 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये 3 टाइम चलेगा, RES इज इक्वल टू RES इंटू एक्स होगा। अब सर वो बिना ब्रैकेट के फॉर लूप कैसे चला दिया उन्होंने? हाँ चला सकते हैं। एक्चुअली क्या है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो सिंगल लाइन वी कंसिडर इनसाइड द फॉर लूप। अगर आप ब्रैकेट भूल जाते हो या जानबूझ के आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो, क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन है। तो सिंगल लाइन अगर आप यूज करते हो तो विदाउट ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो सिंगल लाइन को अपने अंदर कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 2, फिर RES में 2 आ गया, इधर 2 है ऑलरेडी तो 4 हो गया, फिर 2, इधर RES में 4 हो गया, सॉरी इधर 2 है तो 8। देखो आंसर आ गया 8। तो ऐसे ही काम कर रहा है। तो आपको ये पावर कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, तो ये लूप याद रखना पड़ेगा। पी तक लूप लगाया और RES इक्वल टू RES इंटू एक्स किया, और आपका रिजल्ट RES यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अब ये लूप वाला एक प्रोग्राम आया है जो लिटिल बिट टफ बोल सकते हैं अगर ये लूप वाला फंडा नहीं समझ में आया। लेकिन इससे पहले के जो भी फंक्शन वाले प्रोग्राम थे कितने इजी थे, बस कैलकुलेशन किया आंसर आ गया, कैलकुलेशन किया आंसर आ गया। स्वैपिंग का हो गया, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन थी केवल। अब आ जाएगा हमारा एरे जो कि हम करेंगे इवनिंग वाली क्लास में। तो अभी हमारा बेसिक प्रोग्राम्स और फंक्शंस के प्रोग्राम्स क्लियर हुए। फंक्शंस के प्रोग्राम टफ नहीं है, थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना, हो जाएंगे वो। एंड एक प्रोग्राम पर, और जो अनसॉल्व प्रोग्राम्स हैं जो उस पर डिपेंडेंट है उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे सेंड कीजिए, मैं चेक करूंगा आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया। एंड देन फिर आप फंक्शन वाले प्रोग्राम भी कर सकते हो। इधर फंक्शन हो गया, एरे हो गया। मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग प्रोग्राम्स और बेसिक प्रोग्राम्स। तो इनमें से एक प्रोग्राम नहीं फंसेगा, आप मुझे बताओ। एक प्रोग्राम तो कर पाओगे ना आप? दोनों प्रोग्राम्स की हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल वन प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक प्रोग्राम तो आप इजीली कर पाओगे, है ना? या नहीं कर पाओगे? पॉइंटर आप स्किप कर दो। पॉइंटर कुछ बच्चों का बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एक दो बच्चों का ही हुआ होगा पॉइंटर। पॉइंटर को हाथ भी मत लगाओ क्योंकि बहुत सारा वर्क है, सब कुछ करने की कोशिश करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो पॉइंटर को आप स्किप कर दो। पॉइंटर का केवल थियोरी याद करो, बाई चांस अगर थियोरी में आया व्हाट इज पॉइंटर एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन द पॉइंटर वगैरह वगैरह, तो वो एडवांटेज ऑफ पॉइंटर। तो थियोरेटिकली थोड़ा सा मैं पॉइंटर का आइडिया दूंगा, मतलब एक दो प्रैक्टिकल कराऊंगा पॉइंटर के। पॉइंटर के प्रैक्टिकल में जो कराऊंगा वो इसलिए नहीं कराऊंगा कि आपको पॉइंटर का प्रोग्राम करना है, पॉइंटर का थियोरी लिखना है, इसलिए मैं पॉइंटर का प्रैक्टिकल कराऊंगा। समझ में आई बात कि पॉइंटर हम क्यों करेंगे? पॉइंटर के वीडियो ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने अपलोड किए हुए हैं, पॉइंटर के तो वीडियो ऑलरेडी हैं भी आपके पास।
अगर आप देखोगे तो पॉइंटर के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि पॉइंटर सबसे टफ माना जाता है, बट मैं इजी कर देता हूँ उसे, बहुत इजीली हो भी जाता है। तो ठीक है, फिर इवनिंग में मिलते हैं 7 o'clock, 7 to 9 में हम ये दोनों पैरामीटर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, जितना होगा आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय।